अगला शुरू करें हॉब्स। तो जो आपको सवाल अगर मैकियावेली के होंगे तो आगे हॉब्स खत्म करने के बाद फिर आप पूछ लीजिएगा, फिर बता देंगे, क्योंकि एक बार सवाल शुरू करेंगे फिर पूरा क्लास उसी में चला जाएगा। या भी सवाल आपके बता दें, जैसे कहिए सुबह सुबह आपको पढ़ा दें, उसके बाद फिर जब हॉब्स खत्म होगा तो मैकियावेली के भी जो सवाल है आपको बता देंगे। अगला है, ये आपको 2 मिनट में बताइए कि यह सवाल बहुत सामान्य सवाल है जो आपने पूछा है। सवाल देखने में अब किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि मैं यह पुनः कहकर समाप्त करता हूं कि राजकुमार अपने सामंतों का अवश्य आदर प्रदान करे, परंतु अपने जन साधारण के विद्वेष का पात्र न बने। यानी मैकियावेली ने आपको याद है, मैकियावेली में कोई भी बात आपको लिखनी हो तो बेसिक्स उसके स्पष्ट है कि मैकियावेली कहता है कि ह्यूमन नेचर कैसा है। पहला तो प्रिंस को अपने अनुसार काम करना चाहिए या एडवाइजर के हिसाब से, राजा में घृणा पैदा करनी चाहिए या भय और प्रेम का प्रयोग करना चाहिए। ये 3 पॉइंट आप देंगे, इसका उत्तर हो जाएगा। अब जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे, जैसे किसी ने पूछा है कि शक्ति अपने आप में एक साध्य है, पावर इज एन एंड इन इटसेल्फ, और मैकियावेली उन साधनों की खोज करता है जो शक्ति की अर्जन, प्रतिधारण और विस्तार के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। इस प्रकार वह शक्ति को नैतिकता, आचार, नीति, धर्म, तत्व, मीमांसा से अलग कर देता है। लिखेंगे ये, इससे सरल सवाल कोई नहीं होगा। कारण पूछेंगे क्यों। यानी मैकियावेली हैज डिस्कवर्ड, फॉर मैकियावेली पावर इज एन एंड इन इटसेल्फ, and he then propounded all the means which can retain the power, preserve the power. Therefore he detached politics from ethics, morality, religion. इस सवाल में सबसे सरल क्यों मानूंगा, क्योंकि इसमें सारे डायमेंशन दे दिए हैं। अदरवाइज मैकियावेली जब भी आप लिखेंगे तो शक्ति अपने आप में साध्य है, किसी शक्ति, राज्य की शक्ति, कैसी शक्ति, पॉलिटिकल पावर, सैन्य शक्ति, यानी देखिए, और हाउस में आएंगे तब इस बात को डिफाइन करेंगे। तो जब हम पावर की बात करते हैं पॉलिटिक्स में, इट्स नॉट मीन्स वायलेंस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वायलेंस एंड पावर। वायलेंस में बी मेथड फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर, वायलेंस में भी मीन्स हिंसा शक्ति प्राप्त करने का साधन हो सकती है, लेकिन शक्ति प्राप्त केवल हिंसा से होगी या साम, दान, दंड, भेद। शक्ति केवल हिंसा से प्राप्त नहीं होती। शक्ति कैसे प्राप्त होती? धर्म के प्रयोग से। पावर, पावर मीन्स इट इज एन एबिलिटी टू कंट्रोल द पीपल, लोगों के ऊपर नियंत्रण कर लेना, लोगों से वो बात मनवा लेना जो सामान्यतः नहीं करना चाहते हो। क्या है? पावर। तो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर, जब हम पॉलिटिक्स में पावर की बात करते हैं, इट्स नॉट अ वायलेंस। और मैकियावेली ने कहा भी है कि वी कैन यूज अ वायलेंस जब बाकी विकल्प न बचे, तो हिंसा का प्रयोग हम कर सकते हैं। वो भी हमें जल्दी करना चाहिए, प्रभावी रूप में करना चाहिए, वो सारे मैकियावेली ने बात बताई है। तो मैकियावेली, ये इतना सरल सवाल क्यों है? मैकियावेली ने धर्म को अलग किया कि नहीं? उसके लिए शक्ति साध्य है तो साधन क्या है? धर्म। साधन क्या है? नैतिकता। साधन क्या है? अर्थव्यवस्था। सब कुछ साधन है। इसलिए उसने पॉलिटिक्स को सारी चीजों से अलग बना दिया, स्वायत्त बना दिया, और इसलिए उसने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? पॉलिटिक्स, स्टेट। तो राजा के ऊपर नैतिकता नहीं है, और नैतिकता धर्म को अलग किया, तो पॉलिटिक्स को मध्यकाल और यूनानी युग से बिल्कुल अलग कर दिया। ग्रीक एज में थी ना रिलीजन, मॉरलिटी, एथिक्स, दैट वाज देयर इन ग्रीक फिलोसफी, और सबको उसने झटके में खत्म कर दिया। तो बताइए, इसमें प्रॉब्लम है लिखने में? तो आप एक बार ध्यान से पढ़िएगा, सब चीज का उत्तर आपको मिल जाएगा। फिर किसी ने कहा, किसी ने कहा आलोचना, समालोचना, परीक्षण। अभी आगे मैकियावेली की बात आपको बता देंगे। तो लेकिन आप याद रखिए, हमारे शॉर्ट नोट्स में
थिंकर में आलोचना पूछी नहीं जाती, वो थिंकर में कमेंट, राइट अ शॉर्ट नोट। तो शॉर्ट नोट का मतलब है इट मस्ट बी एनालिटिकल नॉट क्रिटिकल। तो एनालिटिकल का मतलब है क्यों कहा, कैसे कहा, एनालिटिकल है, उसका पर्पस क्या था, दैट इज ए एनालिसिस। तो कभी भी आप किसी विचारक में आप लिखते हैं तो दैट मस्ट बी एनालिटिकल नॉट क्रिटिकल। हमारे यहाँ विचारक में ये कभी टैग नहीं होता, क्रिटिकली एनालाइज नहीं होता। अगला है हॉब्स। तो आप लिख के देखिएगा, फिर प्रॉब्लम होता है फिर बताइएगा। अब हम इटली से चलते हैं इंग्लैंड। थॉमस हॉब्स। Thomas Hobbes, even we are moving from Italy to England. तो जितनी वेस्टर्न थिंकर हैं वो सब यूरोपियन हैं, अभी तो नाम ही है वेस्टर्न, इसका मतलब वे आर यूरोपियन। उसमें बहुत संख्या में तो इंग्लैंड के ही लोग हैं। तो थॉमस हॉब्स, ही वॉज बोर्न इन 1588 and died in 1679. अब आप जानते हैं कि जिस समय वो लिख रहा था तो व्हाट वाज द कॉन्टेक्स्ट, जिस समय हॉब्स लिख रहा था तो उस समय की परिस्थितियां क्या थी, दैट इज इंपॉर्टेंट कि व्हाट वाज द इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट एंड व्हाट वाज द कॉन्टेक्स्ट देन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें इंग्लैंड में ऐसी कौन सी परिस्थितियां, विकास मिला है ना, इंग्लैंड में ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें वो लिख रहा था। पहला, इंग्लैंड में दो कंडीशन थी जब वो लिख रहा था। तो इंग्लैंड में पूरे यूरोप में एक नवीन प्रवृत्ति चल रही थी, अ न्यू टेंडेंसी वाज गोइंग ऑन, और वो था तो यूरोप और इंग्लैंड में विशेष तौर पर वैज्ञानिक क्रांति हो रही थी। इट वॉज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। यूरोप का वो दौर था जहां वैज्ञानिक क्रांति हो रही थी। अब आप देखेंगे कि अगर वैज्ञानिक क्रांति हो रही थी तो वैज्ञानिक क्रांति का मतलब क्या है। तो उस समय ऐसे से वैज्ञानिक आए। अच्छा, बहुत ध्यान से अब देखिए कि पहले तार्किक चिंतन, ये सारा वैज्ञानिक चिंतन पश्चिम से आया। तो जो वैज्ञानिक क्रांति हुई, वैज्ञानिक क्रांति का मतलब क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग आए जैसे कि उसमें गैलीलियो साइंटिस्ट पहला था, गैलीलियो। गैलीलियो साइंटिस्ट था जिसने लॉ ऑफ मोशन बनाया। ही वॉज अ साइंटिस्ट, ही बिलीव इन फिजिक्स, जिसने लॉ ऑफ मोशन की डिस्कवरी की। गति का नियम, लॉ ऑफ मोशन का मतलब गति का नियम। न्यूटन भी थे, गैलीलियो भी थे, ये सब उसी के। न्यूटन था, गैलीलियो था, बेकन थे, नंबर ऑफ पीपल वर देयर जिन्होंने इन सब सिद्धांतों की खोज की, यानी जिन्होंने फिजिक्स की बात आगे बढ़ाई। अब आप बताएंगे कि आप अगर के पहले पूरी दुनिया में धर्म प्रधान समाज था, धर्म का प्रभाव हर जगह था, क्या यूरोप, क्या भारत, और पहले धर्म का प्रभाव टूटा यूरोप में। तो अब आप बताएंगे कि वैज्ञानिक क्रांतियां, फिजिक्स का नियम धर्म के खिलाफ क्यों जाता है। फिजिक्स में ऐसा क्या है जो धर्म, जो भौतिक शास्त्री होगा वो धर्म का निगेशन अपने आप कर देगा कि व्हाट इज देयर, क्या
फिजिक्स में ऐसा क्या है जो रिलीजन के इतने खिलाफ चला जाता है? क्या करें? अच्छा, वास्तविकता। वास्तविकता क्या? पूर्वाग्रह पे फिजिक्स होता है, पूर्वाग्रह को खत्म करता है। अच्छा ऐसा है, अच्छा ऐसा। और क्या? किस पर है? तर्क पर आधारित है। क्या? भौतिकवाद है सच। देखिए आप सब लोग सही बता रहे हैं। आई नीड मोर स्पेसिफिक आंसर। क्या भैया? तो अब देखिए बेसिक बात मैं आपको बता दूं, क्यों वैज्ञानिक क्रांतियों ने धर्म के महत्व को कम किया। इसे याद रखिए। हम वो, अच्छा मैकियावेली जो चीजें खोजी वो हॉब्स ने कंटिन्यू कर गई। इसलिए वेस्टर्न विचारकों को पढ़ना आसान है। एक टेंडेंसी, अभी मैकियावेली को हम बाद में कंपेयर कर देंगे। मैकियावेली ने जिन चीजों को खोजा था उसमें हॉब्स ने 90% चीजों को कंटिन्यू कर दिया, बदला नहीं, 10% को चेंज किया। और एक बात याद रखिए, धर्म अध्यात्म की मूल मान्यता है, जैसा कि प्लेटो ने कहा, अरिस्टोटल ने कहा। उनका विचार कैसा होता था? आत्मा है, परमात्मा है, आइडिया ऑफ गुड, परमात्मा ने सारी दुनिया का निर्माण किया है। दैट इज द प्राइम बिलीफ ऑफ रिलीजन। तो धर्म का मतलब क्या है? ईसाई धर्म लिखा है परमपिता परमेश्वर आए, एक हफ्ते में पूरी सृष्टि का निर्माण करके चले गए, और पहले दिन का छू मंत्र ये सब बन गए, पेड़ पौधे पहाड़ सब बन गए, उसमें छू मंत्र, उसके बाद एनिमल्स ये सब बन गए। ऐसे उन्होंने एक हफ्ते में पूरी सृष्टि का निर्माण करके फिर अपना स्वर्गलोक में चले गए, पापी लोगों को यहां छोड़ के चले गए। बताइए, फिजिक्स कहता है कि अरे भाई दुनिया अणु से मिलकर बनती है। द प्राइम बिलीफ ऑफ फिजिक्स इज दैट द वर्ल्ड इज कंप्राइज ऑफ द मैटर, मोशन। ये दुनिया भौतिक तत्वों से मिलकर बनती है, यानी इवन दिस वर्ल्ड हैज नॉट एट ऑल क्रिएटेड बाय एनी सुपर नेचुरल अथॉरिटी। बस फिजिक्स मेटाफिजिकल ज्ञान को ही आउटराइटली रिजेक्ट करता है। अब आप किसी फिजिक्स के प्रोफेसर से पूछेंगे गणेश जी दूध पी सकते हैं? किस बेवकूफ ने बताया? हमने कहा नहीं, किसी ने बताया है, नाम नहीं बताएंगे। फिजिक्स का प्रोफेसर बात को नहीं मानता। इसी बात याद रखिए, ये विज्ञान था, ये चर्च की धज्जियां उड़ाने वाला दर्शन था, आप याद रखिए। और उस समय इंग्लैंड का माहौल ऐसा था। और हॉब्स को लगा यार क्या फिजिक्स, हॉब्स बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था, और धर्म का प्रभाव इंग्लैंड में उतना उस समय था, आप याद रखिए। प्लेग इंग्लैंड में फैला था, इंग्लैंड में प्लेग फैला था। और चूंकि हॉब्स का विचार इन्हीं सारी बातों से प्रभावित था, आप कहेंगे ओ माय गॉड, पॉलिटिक्स और फिजिक्स इनका क्या रिलेशन है? रिलेशन है। और हॉब्स ने ढूंढ निकाला। तो जब हॉब्स ने सारी बातें करनी शुरू की तो उसी समय इंग्लैंड में प्लेग फैल गया था। तो उस समय वहां ऐसी दवाइयां नहीं थी जैसे अब। तो अभी भी तो इंग्लैंड के जब चर्च ने इशू किया नोटिस, इंग्लैंड के पोप ने कहा हॉब्स, इंग्लैंड में प्लेग फैला है क्योंकि यहां एक दुरात्मा पैदा हो गया है। देयर इज सम डेविल that is born in UK and that is nobody other than Hobbes। ये हॉब्स राक्षस है, और इसने ऐसी सी बातें करनी शुरू कर दी कि ईश्वर नाराज हो गए हैं। और ईश्वर नाराज हो गए, उसका प्रमाण क्या है? प्लेग फैल गया। लोगों का पकड़ो हॉब्स को। तो पादरी ने कहा कि ईश्वर कैसे खुश होंगे? कहा हॉब्स को पकड़ो, जिंदा जला दो। देयर वाज अ क्रूसेड इन यूरोप, क्रूसेड चलता था, जो धर्म के खिलाफ बोलता था उसे जिंदा जला दिया जाता था। एंड ब्रूनो वाज फर्स्ट एग्जाम्पल। ब्रूनो ने पहली बार कही थी कि नहीं भाई धरती घूमती है, बाइबल में लिखा था कि सूरज घूमता है। याद रखिए, फिजिक्स की मान्यताएं बाइबल से टकरा गई। रिलीजन इज बेस्ड ऑन फेथ एंड फिजिक्स इज बेस्ड ऑन लॉजिक, रीजन। और फिजिक्स भौतिकवाद को मानता है। अब बताइए, आपका निर्माण ईश्वर ने किया? हम अब किससे बने हैं?
आपका निर्माण किसने किया? व्हाट रिलीजन टीचेज अस? ईश्वर ने। फिर जिसने कहना ना भाई ये 2-4 अणु मिल गए, कुछ क्रोमोजोम्स मिल गए, उससे व्यक्ति बन गया, और बाकी सब ये भौतिक दुनिया है, मरने के बाद न कोई आत्मा है न कोई परमात्मा। दिस वॉज ए सीर मैटेरियलिज्म, भौतिकवाद है। तो आप देखेंगे, इसलिए पहला साइंटिफिक रेवोल्यूशन गैलीलियो। दूसरी बात बेकन था, बेकन भी सी, ये सब बेकन आए। फिर चौथा देकार्त, वैसे देकार्त फिलोसफर था, DESCART, देकार्त। देकार्त फिलोसफर था, लेकिन देकार्त ने कहा कि मैं मानता हूं इसलिए मैं हूं। मतलब उसने एक तरीके से कह दिया जाए व्हाट वाज ए देकार्त, तो बिल्कुल उसने कहा ना कोई ईश्वर है, ना कोई आत्मा है, ना कोई परमात्मा है, और सब पूछे मैं ही हूं। और जो मेरे दिमाग को देखा जा सके, जो हम प्रमाणित कर सके, वही चीजें हैं। बाकी कोई मेटाफिजिकल एंटी, आत्मा, ईश्वर, परमात्मा जैसी कोई चीज है ही नहीं है। याद रखिए, ये रेनेसा का अगला फेज था। दैट वाज द नेक्स्ट फेज ऑफ रेनेसा। रेनेसा ने कहा कि मानव विवेकशील है, मानव बुद्धिमान है। तो जो मानव जो विवेकशील है, बुद्धिमान है, तो अब इस बुद्धिमान मानव ने नए नए नियम खोजने शुरू कर दिए, और जब नए नए नियम खोजने शुरू कर दिए, परिणाम ऐसा आया। इसने हॉब्स के चिंतन को बहुत प्रभावित किया। दूसरी बात, हॉब्स कहीं जा रहा था, उसे यूक्लिड की ज्योमेट्री बहुत पहले लिखी गई थी। यूक्लिड की ज्योमेट्री बहुत पहले लिखी गई थी, लेकिन हॉब्स को ही मिल गई। तो हॉब्स कहीं जा रहा था, तो यूक्लिड की ज्योमेट्री, तो अब ज्योमेट्री में, मैथमेटिक्स में, उसमें आप देखेंगे कि ईश्वर आत्मा कोई होता नहीं, और ज्योमेट्री का मूल बेस होता है कुछ प्रिमाइस मान के ज्योमेट्री चलती है। यूक्लिड तो यूनानियों का विचारक था। हॉब्स घूमता बहुत था, हमेशा टहलता रहता था, बहुत वॉक करता था, और जब अपनी छड़ी में पेन और पेपर रखता था, जब भी कोई चीज से मिल जाती तुरंत उसको नोट कर लेता था। तो कहीं घूम रहा था, उसे यूक्लिड की ज्योमेट्री मिल गई। इंग्लैंड में साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो रहा था, वो उसके जीवन पर बहुत उड़ाल ही रहा था। उसके अलावा फिर उसको ज्योमेट्री मिल गई, और ज्योमेट्री का प्रिंसिपल आप देखेंगे वो पूर्व मान्यताओं पर आधारित होती है। ज्योमेट्री का मेथड इंडक्टिव होता है, डिडक्टिव। ज्योमेट्री इंडक्टिव होती है, डिडक्टिव, आगमनात्मक होती है, निगमनात्मक। अरे ज्योमेट्री अनुभव पर आधारित होती है, मान्यताओं पर। जो मान्यताओं पर आधारित होगी वो कैसे आगमनात्मक होगी, वो निगमनात्मक होगी। तो ज्योमेट्री में क्या है, माना त्रिभुज के 3 कोण का योग 180 अंश है, हम मानते हैं ऐसा रियल में होता है, प्रिजम्पशन। पूरी ज्योमेट्री इसी पूर्व मान्यताओं पर आधारित है। इसे ज्योमेट्री का पूरा मेथड है डिडक्टिव, निगमनात्मक। तो वहां से हॉब्स ने बड़ी अच्छी बात सोची। उसने कहा कि ज्योमेट्री का कंक्लूजन इतना सही क्यों आता है, क्योंकि उसका बेस लाइन सही है। द बेस ऑफ ज्योमेट्री इज ट्रू दैट द सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। That is a presumption of geometry on which entire geometry is based. ऐसे ही कुछ पॉलिटिक्स में नहीं हो सकता क्या? जिस तरीके से ज्योमेट्री में सही निष्कर्ष आता है, वैसे तो पॉलिटिक्स में भी आ सकता है। उसने ऐसा प्रयास किया, इसलिए हॉब्स की पॉलिटिक्स ज्योमेट्री, फिजिक्स और साइकोलॉजी पर आधारित है। फिलॉसफी से बिल्कुल मतलब उसका नहीं है, हिस्ट्री से दूर दूर तक का नाता नहीं है। तो उसने पॉलिटिक्स में कुछ ऐसी बातें डिस्कवर की
that was not discovered anyone yet. ऐसा तरीका उसने अपनाया। आप कहेंगे ये कैसी बात समझ नहीं आ रही है, फिजिक्स, ज्योमेट्री, उसका क्या रिलेशन है? अभी इसको बता देते हैं, लेकिन पहला समय ये था, ये प्रॉब्लम। और वो विद्वान इतना था, राजकुमार को पढ़ाता था। हॉब्स वॉज सच काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल हु वाज अ टीचर ऑफ प्रिंस चार्ल्स। तो राजकुमार राजघराने का टीचर था। तो आप समझ सकते हैं राजघराने के टीचर की हैसियत क्या रही होगी। तो उसकी दूसरी समस्या क्या थी? पहला तो ये साइंटिफिक माहौल चल रहा था, पूरे यूरोप में धर्म, आस्था को नकारते हुए वैज्ञानिक क्रांति आगे बढ़ रही थी। जितने भी फिलोसफर थे, साइंटिस्ट थे, ज्योमेट्रियन थे, सब कहा करते थे ना ना भाई देखो, हमें तो भौतिकवादी दुनिया को मानना है, ये आत्मा परमात्मा जैसे कोई चीज है ही नहीं। तो अब बताइए, इन सारे चिंतन का प्रभाव हॉब्स के विचारों पर आएगा नहीं आएगा? लेकिन दूसरी बात आप देखेंगे, हर विचारक का अपना भी कोई इंटेंशन होता है, क्योंकि लगभग इन्हीं परिस्थितियों में लॉक भी पैदा हुआ था, उसने अलग बात कह दी। हॉब्स एंड लॉक बोथ वर फ्रॉम इंग्लैंड, लेकिन दोनों की मान्यताएं अलग हैं। तो कई बार परिस्थितियां एक ही विचार पैदा करे से जरूरी नहीं है, ये भी निर्णय करता है कि वो लिख कौन रहा है, बता कौन रहा है। तो अब ये जो हॉब्स का मानना था, तो हॉब्स के समय इंग्लैंड का जो पॉलिटिकल माहौल था वो अलग किस्म का था। व्हाट वाज द पॉलिटिकल सिचुएशन? तो राजनीतिक परिस्थिति क्या थी उस समय? तो पॉलिटिकल कंडीशन था, पहला देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मोनार्की, राजा के बीच, और पार्लियामेंट के बीच। राजा और संसद के बीच एक संघर्ष चल रहा था। A conflict was going on between the monarchy and the parliament. यानी बड़ा अस्थायित्व था वो इस मामले को लेके। इट वॉज काइंड ऑफ इनस्टेबिलिटी, अस्थायित्व था, समस्या थी। बस ये आपको याद दिला दें कि जब हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो उस समय ऐसी पार्लियामेंट बिल्कुल नहीं थी विच वॉज इलेक्टेड, जो अभी दिखती है। इलेक्शन का तो सिस्टम ही नहीं था उस समय। इलेक्टेड पार्लियामेंट इज अ आइडिया ऑफ लेट ऑफ इन इंग्लैंड इन 20th सेंचुरी, यानी 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड की पार्लियामेंट इलेक्टेड थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो पार्लियामेंट किससे मिलकर बनती थी? फ्यूडल लॉर्ड्स। पार्लियामेंट में थे कौन? सामंत। पार्लियामेंट में कौन थे? सामंत थे या कुछ व्यापारी थे, ट्रेडर्स थे? व्यापारी थे, सामंत थे, या कुछ देयर वाज सम प्रीस्ट, देयर वाज सम रिलीजियस प्रीस्ट टू। तो धार्मिक जो पदाधिकारी होते थे वो पार्लियामेंट में थे। तो पार्लियामेंट वाज नॉट एट ऑल एन इलेक्टेड बॉडी। और आप बस एक सिंपल सी बात बता दें, जैसे इंग्लैंड में आज आप हाउस ऑफ लॉर्ड के रूप में जानते हैं। हम जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी के सेक्शन में कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ल्ड है, तो वहां पे फिर हम देखते हैं, इंग्लैंड को भी देखते हैं। इंग्लैंड में देयर वाज अ हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ लॉर्ड था, आज भी हाउस ऑफ लॉर्ड। इस वजह से पार्लियामेंट क्या थी? अमीरों की संस्था थी। पार्लियामेंट अमीरों की संस्था थी, और राजा और पार्लियामेंट के बीच में झगड़ा इसलिए हो रहा था कि राजा टैक्स लगाता था, तो ये जो अमीर लोग कहा करते थे भाई हमसे तुमने पूछा नहीं। राजा कहीं युद्ध कर दिया तो कहते थे आप हमसे नहीं पूछा नहीं अपने हमसे। तो ये टसल चल रहा था पार्लियामेंट और राजा के बीच में। तो आज जैसी पार्लियामेंट नहीं थी। पहला पार्लियामेंट भी अमीरों की संस्था थी और राजा भाई तो शासक था ही। लेकिन हॉब्स शिक्षक किसका था? राजा का। और इसी टसल का परिणाम ये हुआ कि 1649 में राजा को लोगों ने मार दिया। 1649 में
प्रिंस वॉज हैंग्ड इन इंग्लैंड, राजा को लोगों ने सजाए मौत की घाट उतार दिया। और लगभग 1649 से 1660 तक इंग्लैंड बड़ी अराजकता जैसी स्थिति रही, जिसको हॉब्स ने देखा। देयर वाज अ काइंड ऑफ एनार्किक सिचुएशन इन इंग्लैंड। और संयोग की बात थी कि तब तक स्पेन ने इंग्लैंड पे हमला कर दिया। उसमें स्पेनिश का, क्योंकि पहले पुर्तगीज स्पेनिश बड़े पावरफुल थे। अब देखें दुनिया की तमाम डिस्कवरीज में स्पेनिश से पुर्तगीज का नाम है, क्योंकि वो इधर उधर घूमते रहते थे। स्पेन ने हमला किया था और संयोग से उस हमले में हॉब्स की मां मरते मरते बची और वो इतनी गंभीर से घायल हो गई। उसी दौरान हॉब्स पैदा हो गया। एंड हॉब्स वॉज ए प्रीमेच्योर बेबी, वो 9 महीने का नहीं था, वो 7-8 महीने पैदा हो गया था, डर के मारा। उसकी मां अब वहां पे मोबाइल मत रखिए, उसके पास वहां मोबाइल मत रखिए। जो भी इस जोन में बैठे हैं तो फिर उनसे रिक्वेस्ट है कि मोबाइल आप दूसरी जगह रख दीजिए। तो हॉब्स यानी हॉब्स पैदा ही ऐसी परिस्थिति में हुआ और उसकी मां मरते मरते बची और उसी डर में हॉब्स पैदा हो गया। इसलिए हॉब्स ने कहा कि मैं और भय जुड़वा पैदा हुए थे। आई एंड फियर वॉज ए ट्विंस, आई एंड फियर बॉर्न टुगेदर, मैं भय जुड़वा पैदा हुए थे। ये हॉब्स का विचार, ये कंडीशन थी हॉब्स की। अब बताइए ऐसे परिस्थितियों में हॉब्स क्या लिखेगा? शक्तिशाली राजा का विचार देगा नहीं देगा? भाई उसने सीधे कहा, कंडीशन देख लीजिए, शक्तिशाली राजा का विचार दिया तो फिर कहेंगे कि यार ये सब कहां लगा, फिर वो सब लगेगा, लेकिन थोड़ा रुक के। तो हॉब्स के चिंतन का मूल पर्पज क्या था? शक्तिशाली राजा। आप कहेंगे मैकियावेली का भी पर्पज था, एकदम सही बात है। तो मैकियावेली की बहुत सारी बातें हॉब्स से मिलती है, थोड़ा सा अंतर है, कंपैरिजन बाद में करेंगे। इसे हॉब्स के विचार का पहला एलिमेंट क्या है, पहला हेडिंग? हॉब्स के विचार का जो पहला हेडिंग है, शक्तिशाली राजा का समर्थन, सपोर्ट ऑफ अ पावरफुल मोनार्की। शक्तिशाली राजा का समर्थन, सपोर्ट ऑफ अ पावरफुल मोनार्की, या ब्रैकेट में शक्ति राजनीति का विचार, ब्रैकेट में द आइडिया ऑफ पावर पॉलिटिक्स। शक्ति राजनीति का विचार, आइडिया ऑफ पावर पॉलिटिक्स। तो ये बड़ी अच्छी बात थी कि उसने मोनार्की की बात कही, पावर पॉलिटिक्स की बात कही। तो सवाल यह है कि उसने इतने शक्तिशाली राजा का समर्थन किया तो कहा क्या? पहला, हॉब्स ने अपनी रचना, ही रोट ए बुक लेवायथन और लेवियाथन, LEVIATHAN, लेवायथन या लेवियाथन, जिसका शाब्दिक मतलब है भीमकाय जानवर, अ जायंट एनिमल। लेवायथा का शाब्दिक मतलब होता है जायंट एनिमल, यानी लेवायथा का मतलब होता है कि जैसे कोई खली जैसा कोई व्यक्ति हो, शक्तिशाली। तो हॉब्स ने लेवायथा में कहा कि राजा मृत्यु लोक का ईश्वर है। इबन मोनार्क और किंग is a god of this mortal world.
गॉड ऑफ दिस मॉर्टल वर्ल्ड, राजा मृत्यु लोक का ईश्वर है। अच्छा, अब देखिए कि हम क्या कहते हैं, शब्दों पर खूब ध्यान दें, रखने की आवश्यकता एकदम नहीं होती। जब भी किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, ये लाइन अब कैसी लगी देखने में कि गॉड इज अ विवन की, किंग इज अ मॉर्टल गॉड। तो मैं इसलिए बार बार देखिए, आपको लगता होगा कि नोट्स कितना कुछ छोटा सा मिला है, तो डोंट बिलीव इन द क्वांटिटी, ऑलवेज फोकस ओवर द ईच एंड एवरी वर्ड शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर हमने इस शब्द का प्रयोग किया कि राजा मृत्यु लोक का ईश्वर है, तो आपको कैसी बात लगी? किंग इज अ गॉड ऑफ दिस मॉर्टल वर्ल्ड, कैसी बात आपको लगी? अटपटी लगी, सामान्य लगी कोई बात? क्यों अटपटी लगी? टेल मी द रीजन। किंग को सुप्रीम बना दिया, इसमें कोई अटपटी बात नहीं है, इसमें कोई अटपटी बात नहीं है। किंग को गॉड बना दिया, तो क्या उसमें अटपटा है? नहीं अटपटा है। क्या क्या आपको बता दें ना, ना, नॉट एट ऑल। फर्स्ट थिंग, डोंट ट्राई टू, हमेशा कई बार पहले, इसलिए एक बात याद रखिए, हमेशा पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? होले होले। जैसे कई बार लोग कहते हैं एनसीईआरटी हम पढ़ गए धड़ धड़ा के, एक भी शब्द का मतलब नहीं पता है, समझौता कहाँ गया है, बाद में आएगा, पढ़ के आए हो, लगता है अच्छी बात है। बहुत दिन ध्यान दीजिए, ईश्वर मृत्यु लोक में होता है, परलोक में होता है। क्या लिखा है? ईश्वर मृत्यु लोक में, गॉड ऑफ मॉर्टल वर्ल्ड, दैट इज अ वेरी पैराडॉक्सिकल टर्म। रिमेंबर, इसे बहुत इत्मीनान से, अरे ईश्वर यार हमने सुना था परमात्मा में होता है, आपने जमीन पर कहीं ईश्वर देखा क्या? और दूसरी बात, फिजिक्स को मानने वाला ईश्वर को मानेगा या नहीं मानेगा? नहीं मानेगा। इसलिए उसने ईश्वर को माना नहीं। ईश्वर इज, गॉड इज नॉट अ नाउन, इट इज एडजेक्टिव। यानी राजा की शक्तियां, जैसे ईश्वर का मतलब गॉड कह दिया, गॉड मीन्स सुप्रीम, गॉड मीन्स ओमनिशिएंट, ओमनीपोटेंट, जो अचल हो, अटल हो। ईश्वर का मतलब है पूर्ण सत्य का विचार। जो बीमार हो सकता है वो ईश्वर नहीं, जिसमें कोई खामी हो सकती है वो ईश्वर नहीं, वो मानव हो सकता है, वो वस्तु होगी। इससे उसने क्या कहा? जब उसने कहा कि गॉड इवन प्रिंस और किंग इज अ गॉड ऑफ दिस मॉर्टल वर्ल्ड, इस भौतिक दुनिया में उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। That symbolizes the power of a king. That symbolizes the power of a king. इसे याद रखिए, मतलब राजा इस भूमि पर इतना शक्तिशाली होगा जैसा ईश्वर होगा। वो ईश्वर को मानता नहीं है, भौतिकवादी है, मेटलिस्ट। एंड मेटलिस्ट नेवर बिलीव इन गॉड, सोल। यूनानी जमाना गया, भौतिकवादी है। इसलिए वो राजा को कैसा शक्तिशाली बनाना चाहता है? ईश्वर जैसा। इसका मतलब है अगर राजा ईश्वर हो गया तो राजा कुछ भी कर सकता है। नंबर एक, राजा पे कोई रिस्ट्रिक्शन होगा नहीं। तो कहेंगे राजा किसी की जान ले सकता है, ले सकता है। आप पूछेंगे राजा क्या नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता है। दैट काइंड ऑफ सुप्रीम किंग वाज प्रोपाउंडेड बाय हॉब्स। हॉब्स का राजा सब कुछ कर सकता है, इतना शक्तिशाली होगा क्यों? अगला पॉइंट, हाँ तो बॉर्न हुआ 58 में, तो 1678 में मरा है, उसके बीच में हुई घटना।
क्या पे मतलब नहीं समझते? अरे नहीं 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 नहीं, माँ तो मरते मरते पहले बची थी। यहाँ पे राजा को, यहाँ पे तो राजा को हैंग किया गया था। ये राजा हैंग था, ये राजकता काल था, राजा को हैंग किया गया। अरे यहाँ पैदा नहीं हुआ था यार, पैदा तो वही हुआ था। यहाँ राजा, इंग्लैंड का राजा मरा था। स्पेनिश हमला तो यहाँ हुआ था। स्पेनिश हमला 1588 में हुआ था। ऐसी कोई गलती कैसे करेगा? तो क्या लिखा आपने? अगला पढ़ाई बताओ। ईश्वर को नहीं मानता, यही तो मैं बताने का प्रयास अभी तक कर रहा हूं। ईश्वर जैसा शक्तिशाली कौन होगा? इसलिए अब आप देखिए, यही बात तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा था। यानी आप कई बार कहते हैं, जैसे आप कहते हैं, कई बार कहते हैं कि ईश्वर को सरकार की संज्ञा दी जाती। कभी आपने सुना है? ये सरकार है। सरकार का मतलब सिंबल ऑफ पावर। ईश्वर का मतलब क्या है? अनलिमिटेड पावर। एनी किंग इज हैविंग द अनलिमिटेड पावर, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, अगर मैंने कह दिया राजा की शक्तियां असीमित हैं, तो आपको और अच्छा आश्चर्य लगा क्या? अगर मैंने कह दिया राजा की शक्तियां सीमित है, वो कुछ भी कर सकता है, सब कुछ उसके नीचे है, तो आपको कुछ और भी अटपटी लगी क्या बात? इसे याद रखिए, मैकियावेली ने राजा और चर्च को अलग अलग किया, तो हॉब्स ने कहा नीचे नीचे। किसको नीचे कर दिया? चर्च को नीचे। इसलिए पोप इतना गुस्सा हुआ। पोप ने कहा राक्षस। पोप ने कहा, हॉब्स के विचारों में, पोप का समर्थक क्लेरेंडन था। क्लेरेंडन ने कहा मांसबरी का राक्षस है ये। मांसबरी में पैदा हुआ था इंग्लैंड में। का मांसबरी का राक्षस है और इसके विचारों में इतना जहर भरा है जितना किसी जहरीले मेढक में नहीं होगा। इसी बात याद रखिए, जैसे ही वॉज स्विमिंग अगेंस्ट द करंट। सभ्यता के खिलाफ बोलना इतना आसान थोड़ी होता है। इसे जो आज दुनिया में जो बैठे हुए हैं, कितने लोगों ने अपनी जान दी है इसी के लिए। और यही आजादी का मत है। लोग बोलने से मना करते दोस्तों, आज भी लोग बोलने से मना करते हैं। बोला इन लोगों ने लिखने की बात है। अगला पढ़े। राजा की इसी सर्वोच्च शक्ति को दिस सुप्रीम पावर ऑफ ए किंग, अच्छा पता नहीं कैसे लोगों का कंफ्यूजन हो गया यार। अरे भाई, वो बॉन्ड यहां हुआ था, ये तो राजा नहीं था इंग्लैंड में, ये घटना है। अब इसका इससे क्या रिलेशन है? अरे नहीं यार, उस परिस्थितियों को उसने देखा था जब राजा मर गया था, ये परिस्थितियां थी। अरे कंफ्यूजन हो रहा है क्या इससे? भाई ये एनार्की कंडीशन थी, इंग्लैंड में थी, जिसको देखकर उसका विचार प्रभावित था। ये 11 साल जहां पर राजा मर गया, कोई स्थायी राजा आ नहीं पाया, उस फेस को उसने देखा, ये मामला था। बाकी तो इसलिए आप देखेंगे कि इसे 51 में लिख रहा है, 49 के बाद लिख कब रहा है? 51 में। ऐसे भी आप देख सकते हैं। क्या लिखा आपने? राजा की इसी सर्वोच्च शक्ति को संप्रभुता का विचार कहा जाता है। संप्रभुता, इट इज नोन एज ए सॉवरेंटी। राजा की इसी शक्ति को संप्रभुता का विचार कहा जाता है। इट इज नोन एज ए सॉवरेंटी। दिस पावर ऑफ ए किंग इज नोन एज ए सॉवरेंटी। तो आप याद रखिए, राजनीति विज्ञान में, इन पॉलिटिकल साइंस एक हम शब्द का प्रयोग करते हैं, संप्रभुता, सॉवरेंटी।
सॉवरेंटी का सीधा सा मतलब है, हर चीज के बहुत सिंपल एक मतलब समझ सकते हैं टेक्निकल। सॉवरेंटी या संप्रभुता का मतलब है आप संप्रभु है या नहीं है। कैसे? यू आर सॉवरेन, आप संप्रभु हैं क्योंकि अपने मनो शरीर के मालिक हैं। अच्छा, अगर आपने टैटू अपने शरीर पर कहीं लगा लिया, कोई दूसरा मना कर सकता है क्या? कोई कपड़ा पहन लिया, देयरफॉर यू आर सॉवरेन। चश्मा चाहे आगे रखो चाहे पीछे, यू आर सॉवरेन। अरे सॉवरेन, आप संप्रभु हैं। तो जैसे आप संप्रभु हैं वैसे राजा भी संप्रभु है। और पॉलिटिक्स में पावर का लीगल नाम है सॉवरेंटी। जिसे हम पावर कहते हैं उसी का लीगल फ्रेज क्या है? सॉवरेंटी। एंड व्हाट इज सॉवरेंटी? ठुकाई पिटाई की सर्वोच्च मशीन। सॉवरेंटी किसकी होती है? राज्य की। सॉवरेंटी का मतलब है जो राजा से टकराएगा चूर चूर। यानी ये राजा है, खली है, और हम आप कौन है? राजपाल यादव। तो जब राजपाल यादव राजा से टकराएगा तो राजपाल यादव को हड्डी पसली बचेगी। इसलिए ही इज नॉट अ किंग, ही इज अ ग्रेट खाली। इसे उसे टकराना मुश्किल ही नहीं, राजा ऐसा होगा सॉवरेन। इसलिए पॉलिटिक्स में सॉवरेंटी शब्द का बड़ा महत्व है। सॉवरेंटी का मतलब क्या होता है? एक भूभाग पर दंड देने की सर्वोच्च मशीन। इसे याद रखिए, अगर सॉवरेंटी को देखना है तो आर्मी और पुलिस को देख लीजिए। कश्मीर में दोस्तों लगा दिया, लोगों के होश फाकते हो गए, ये क्या हो रहा है? महबूबा ने कहा ये क्या हो रहा है? सरकार ने कभी बताते हैं क्या हो रहा है, तो लाने से दूर है सॉवरेंटी। एक बात याद रखिए, बिकॉज आई मैं स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जहां मैं पुलिस को देखता हूं धीरे से किनारे हो लेता हूं। परिचय बाद में आ जाएगा, ठोंक देगी तो पूर्व हवा चलेगा तो मीठा मीठा दर्द होगा। याद रखिए, राज्य की सॉवरेंटी से कभी टकराने की कोशिश मत करना। सॉवरेंटी अब बुद्ध की जाए। एक बार रियली हम लोग जम्मू कश्मीर की यात्रा कर रहे थे। जम्मू के मामला था, जम्मू की लेडी पुलिस ऑफिसर ने रोका गाड़ी। ड्राइवर को पहले आधे घंटे एकदम एक्सटेंपोर गाली दी। मैं ड्राइवर से पूछा मामला क्या? उनका सर ये तो गाली दे देंगे। मैं कोई बात नहीं, धीरे से निकल लो, सॉवरेंटी है। गस्कर किया सर क्या? हमें तो तुम नहीं समझो, बैठ लो। संप्रभुता। इसे याद रखिए, पुलिस से टकराना। और आप एक बड़ी हैरानी की बात देखेंगे, मेरे एक बैचमेट थे, वो सीनियर आईपीएस में, छात्रावास में लाठीचार्ज हुई और सब भागे। हॉस्टल का रूल था पुलिस आ जाए तो कुछ नहीं करना, सीधा कूद के भागना है। और वो क्या करते? पढ़ रहे थे। उनको अचानक उन्होंने क्या किया, पुलिस ने आरपीएफ आई और एक बार धक्के मारे, तखत लगा दिए, तखत नहीं खुलेगा। उसके बाद 2 बार उछल के मारा, दरवाजा ऐसे धरने से गिरा। कहा सर मैं पढ़ने ही थोड़ा बच्चा का ऐसा मारा, हॉस्पिटलाइज हो गए। सबसे ज्यादा वही पिटे थे और शायद वही पिटाई उनको आशीर्वाद देगी। इसे याद रखिए, वर्दी से टकराना सॉवरेंटी। संप्रभुता है। संप्रभुता का विचार कौन लेकर आया? हॉब्स। हॉब्स ने कहा ना, हॉब्स से कहा क्यों संप्रभुता का विचार क्यों आया? आप देखेंगे यूरोप में जैसे धर्म सुधार आंदोलन आया तो प्रोटेस्टेंट कैथोलिक 2 आ गए, आपस में लड़ने लगे। राजा ने कहा ठोंक के ठीक कर दूंगा, जो भी गुंडागर्दी करते हुए नजर आया उसको संप्रभुता का डंडा पड़ेगा। इसे किंग इज ए सॉवरेन। एक बात याद रखिए, गॉड इज सॉवरेन और किंग इज सॉवरेन। पुराने जमाने में लोग क्या करते थे? गॉड इज सॉवरेन, परमपिता परमेश्वर जो करेगा वही करे, ऊपर वाले करेगा ना, नीचे वाला करेगा। कौन करेगा? पुलिस झंडा लेकर खड़ी हो जाए, ऊपर वाले बुला लीजिए। ऊपर वाला है, नीचे वाला। कैसे? लिखने की बात अगला था। हॉस ने राजा को सर्वोच्च शक्ति प्रदान करते हुए कहा, while propounding the supreme power of a king, उसने राजा की सर्वोच्च शक्ति प्रदान करते हुए कहा कि
चर्च भी राज्य के अधीन है. चर्च इज ऑल्सो सबऑर्डिनेट टू द किंग. चर्च राज्य के अधीन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. चर्च राज्य के अधीन है और उसने पहली बारी बात कही, एंड द फर्स्ट टाइम ही सेड दैट, उसने पहली बारी बात कही कि चर्च एक मानवीय संस्था है. फर्स्ट टाइम ही सेड दैट चर्च is a institution made by the people. चर्च एक मानवीय संस्था है. पहली बार उसने बात कही चर्च एक मानवीय संस्था है. चर्च इज एन इंस्टीट्यूशन विच इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग. याद रखिए, बहुत बड़ी बात थी. इसके पहले क्या माना जाता था कि चर्च आध्यात्मिक संस्था है, ईश्वरीय संस्था है. और इसलिए कहा भी और एक जमाना इंग्लैंड में बात प्रचलित थी कि मान लीजिए अगर राजा कभी भ्रष्ट हो जाए तो माना जाता था, पहले इंग्लैंड में, यूरोप में माना जाता था, ईश्वर ने धरती पर दो लोगों को अपॉइंट किया है. पहला भौतिक मामला देखने के लिए राजा, आध्यात्मिक मामला देखने के लिए चर्च. बोथ आर अपॉइंटेड बाय द गॉड. हॉब्स ने कहा नहीं, चर्च मानवीय संस्था है, ईश्वर की संस्था नहीं. इसे यूरोप में तो ये बात कही जाती थी कि अगर जेम्स वन ने कहा था, अगर राजा निरंकुश हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, आगताई हो जाए, यू डोंट हैव एनी कंप्लेन. अगर राजा भ्रष्ट हो गया है, आपका दंड दे रहा है, इसका मतलब पहले के जन्म में आपने बड़े पाप किए होंगे. इसे ईश्वर ने जानबूझकर इतना खराब राजा के लिए भेजा है. राजा से कोई छूट नहीं थी. हॉब्स ने यह भी विचार बदल डाला, आगे हम इसको देखेंगे. लेकिन हॉब्स ने सर्वोच्च विचार दिया. तो राज्य की सर्वोच्चता का मतलब क्या है? पहला, द सॉवरेनिटी ऑफ किंग इंक्लूड्स, राज्य की संप्रभुता का अभिप्राय निम्नलिखित है. द सॉवरेनिटी ऑफ ए किंग इंक्लूड्स राज्य की संप्रभुता का अभिप्राय निम्नलिखित है. पहला पॉइंट, राज्य की आज्ञा ही विधि है. कमांड ऑफ स्टेट और कमांड ऑफ किंग इज अ लॉ. राज्य की आज्ञा ही विधि है, कमांड ऑफ स्टेट इज अ लॉ. अब बताइए, मुझे समझने की बात है, अगर राज्य के राजा की आज्ञा विधि है तो राजा विधि से बंधा होगा या विधि से खुला होगा? क्या? अच्छा, आज आप बताइए, मोदी की आज्ञा विधि है, मोदी विधि के नीचे हैं या विधि के ऊपर हैं? विधि के नीचे. हॉब्स का राजा विधि के नीचे है या विधि के ऊपर है? ऊपर. आप याद रखिए, बहुत बड़ी बात है. कमांड ऑफ किंग इज लॉ. जो राजा ने आदेश दे दिया, अगर वही विधि है तो कल के राजा बदल देगा. इसलिए बाकी लोग विधि के नीचे हैं, राजा विधि के नीचे नहीं है. सुप्रीम राजा विधि के नीचे नहीं है. दूसरा पॉइंट, राज्य में सभी प्रकार की कार्यपालिकी all the executive and judicial power lies in the hand of king. राज्य में सभी प्रकार की कार्यपालिकी और न्यायपालिकी शक्तियां निहित हैं. राज्य में सभी प्रकार की कार्यपालिकी और न्यायपालिकी शक्तियां निहित हैं. All executive and judicial powers lies in hand of king.
और सेबाइन ने, अगला पॉइंट, सेबाइन ने कहा कि हॉब्स के द्वारा सेबाइन से दैट कि हॉब्स के द्वारा बोडीन, फ्रेंच विचारक था बोडीन, BODIN, हॉब्स के द्वारा बोडीन के संप्रभुता के विचारों का संशोधन किया गया. हॉब्स modified the notion of sovereignty of Bodin हॉब्स ने बोडीन के संप्रभुता के विचारों का संशोधन किया. अच्छा, हिंदी में कई किताबों से बोधा भी लिखा जाता है, बोडीन या बोधा हिंदी में. और आप देखिए, इसका मतलब है संप्रभुता शब्द का प्रयोग पहली बार हॉब्स ने नहीं किया. दैट वाज डन बाय द फ्रेंच स्कॉलर बोडीन. और बोडीन ने भी, यानी इंग्लैंड में संप्रभुता का विचार ही इसलिए आया कि राजा यानी धर्मावलंबी आपस में लड़ रहे थे. जैसे वहां रिफॉर्मेशन आया, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक आपस में लड़ने लगे. प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक आपस में लड़ने लगे तो इनके नियंत्रण के लिए कौन आएगा? राजा आएगा. इसलिए शक्तिशाली निरंकुश राजा का विचार आया. अब आप देखेंगे कि हॉब्स का राजा लोकतांत्रिक है, गैर लोकतांत्रिक? गैर लोकतांत्रिक. भाई राजा इलेक्टेड तो है नहीं, एब्सोल्यूट राजा, एब्सोल्यूट किंग, डिस्पोटिक किंग, निरंकुश है, लोकतांत्रिक. और बस बोडीन ने गलती कर दी थी. सॉवरेंटी का विचार तो बोडीन ही दिया था. बोडीन ने गलती कर दी थी कि राजा कुछ नियमों के अधीन होगा. जैसे फ्रांस के प्राकृतिक नियम है, कुछ ईश्वरीय नियम है, उसके नीचे होगा. हॉब्स ने कहा बिल्कुल नहीं, राजा किसी के भी नीचे नहीं होगा. तो बोडीन के विचार को से मॉडिफाइड कर दिया. अगला पॉइंट, बोडीन ने राजा को ईश्वरीय और प्राकृतिक नियमों के अधीन माना था. For Bodin, king was under the subjection of natural and moral laws. कि राजा प्राकृतिक और नैतिक नियमों के अधीन था. जबकि हॉब्स ने कहा किंग वॉज अंडर सब्जेक्ट ऑफ नेचुरल एंड मॉरल लॉस, प्राकृतिक और नैतिक नियमों के अधीन था. जबकि हॉब्स ने कहा कि राजा की शक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है. हॉब्स सेड दैट no restriction is allowed over the power of a king. राजा की शक्तियों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है. No restriction allowed over the power of a king. और अगला पॉइंट, और हॉब्स ने कहा कि यदि राजा कमजोर होगा where king is weak, anarchy is inevitable. यदि राजा कमजोर होगा तो अराजकता उत्पन्न हो जाएगी. यदि राजा कमजोर होगा तो अराजकता उत्पन्न हो जाएगी. इसलिए या तो शक्तिशाली राजा होगा
या तो शक्तिशाली राजा होगा या अराजकता होगी। It means we have to choose the one option among two, either a very powerful king first or anarchy second। और आप याद रखिए, अराजकता का मतलब ये आपको बता देंगे कि आपको चूज क्या करना है, या तो शक्तिशाली राजा चयन करिए या कैसा होगा अराजकता। मगर राजा कमजोर हो ये तो मतलब ही नहीं है, राजा सीमित हो दैट इज अनएक्सेप्टेबल। और राजा कमजोर होगा, सीमित होगा तो अराजकता पैदा होगी। अराजकता का सीधा सा मतलब है, देखिए अराजकता का जब हम पॉलिटिकल साइंस में इसका मतलब यूज करते हैं तो अलग किस्म का होता है। कई बार हम एनार्की शब्द का प्रयोग, अराजकता शब्द का प्रयोग ये कर लेते हैं कि कहीं भगदड़ हो जाना, कहीं सुरक्षा व्यवस्था अनियंत्रित हो जाना, रैली में कहीं गए वहां प्रॉब्लम आ गई, दैट्स नॉट एनार्की। हॉब्स के लिए एनार्की शब्द का मतलब, या पॉलिटिकल साइंस में जब कहते हैं कि अराजकता है एनार्की, उसकी स्पेसिफिक मतलब है। अराजकता का मतलब है जहां राज्य सरकार नहीं होगी। इस बात को देखिए याद नहीं करना है, आपको समझना है कैसे। एनार्की मीन्स अब्सेंस ऑफ स्टेट एंड अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जहां सरकार नहीं होगी राज्य नहीं होगी पहला। अब बताइए, सरकार और राज्य नहीं होगा तो पुलिस और सेना होगी, नीदर लेजिस्लेचर नॉर एग्जीक्यूटिव नॉर जुडिशरी। अब बताइए, जहां सरकार नहीं होगी, विधायिका नहीं होगी, कार्यपालिका नहीं होगी, लॉ होगा, विधि नहीं होगा, अब्सेंस ऑफ लॉ। और जहां विधि नहीं होगा वहां ऐसा नहीं होगा जिसकी लाठी उसी की भैंस, माइट इज राइट, बहुत लॉजिकल है। और जहां विधि नहीं है, जहां सरकार नहीं है, वहां क्या होगा, माइट इज राइट। जो शक्तिशाली है उसी का अधिकार है। अच्छा बताइए, जंगल, ये नियम कैसा होगा, जंगल राज, ये नियम कैसा होगा, जंगल राज। अच्छा, जंगल में अगर एक शक्तिशाली जानवर कमजोर को मार देता है तो एफआईआर होती है क्या उसके लिए, कोई पुलिस स्टेशन है, नथिंग। अराजकता का यह मतलब होता है। तो आप चयन कर लीजिए, यहां रहना है या शक्तिशाली राजा के अंतर्गत रहना है। तो उसने कहा भाई हमें तो शक्तिशाली राजा के अंतर्गत ही रहना है, शक्तिशाली राजा के अंतर्गत। आप ये कहेंगे कि सर मैंने तो पढ़ा था कि आप राजा के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मैंने तो पढ़ा था कि सॉवरेंटी राज्य की विशेषता है राजा की नहीं। भाई राजात्वाद है कल मर जाएगा, सॉवरेंटी इज क्वालिटी ऑफ स्टेट, बात ठीक है। लेकिन आप याद रखिए, हॉब्स ने या परंपरागत विचारकों ने राज्य और राजा को पर्याय के रूप में यूज कर दिया। हॉब्स में स्टेट एंड किंग इज इंटरचेंजेबली यूज्ड। जबकि आप देखेंगे राजा एक व्यक्ति है, राज्य की इंस्टीट्यूशन है, दोनों में फर्क है, लेकिन ऐसा उसने कर दिया। लेकिन आप याद रखिए, हॉब्स ने वो तरीका अपनाया, राजा को शक्तिशाली बना दिया, एकदम से भीमकाय बना दिया। इसे लेबायथा का मतलब, जो उसने लेबायथा किताब लिखी तो जो उसका कवर पेज था, उस कवर पेज पर राजा ने दो चीजें रखी हैं, एक स्वॉर्ड तलवार, दूसरे हाथ में क्रूसेड धर्मदंड। यानी राजा कहीं न कहीं धर्म को भी नियंत्रित करेगा और चर्च को भी नियंत्रित करेगा, बाकी भौतिक दुनिया नियंत्रित करेगा ही। तो पूछेंगे अच्छा राजा ये भी बताएगा क्या कि लोगों का धर्म कैसा होना चाहिए? नहीं, राजा ही नहीं बताएगा। लेकिन जब दो धर्मावलंबी आपस में लड़ेंगे, कौन सेटल करेगा? राजा। यही तो संप्रभुता है। अगर समाज में हम सभी को समान महत्व रूप में मान ले तो आखिर में समाज में झगड़े कौन हल करेगा? भाई कोई तो ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए विच कैन प्रिस्क्राइब द सम पेनल्टी, वो दंड दे, लोगों को भयभीत करे, तभी तो नियंत्रित होंगे। ये बात हॉब्स ने कह दी। लेकिन आप याद रखिए, आप कहेंगे अरे यही बात तो मैकियावेली ने भी कही थी। लेकिन अभी हॉब्स ने जो बात कही, मैकियावेली उसके आसपास नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि याद रखिए मैकियावेली का सरोकार सैद्धांतिक बातों से था ही नहीं, वो तो शासन की बात कर रहा था। लेकिन अब जरा आगे बढ़े कि हॉब्स ने कैसे बहुत बड़ी बात कह दी, शक्तिशाली राजा की बात तमाम लोगों ने कही, लेकिन जिस तरीके से अपनी बात को आगे बढ़ाया है ये इंटरेस्टिंग है।
अगला हेडिंग। अभी इसी बात को हम देखेंगे कैसे उसने चीजों को चेंज किया। तो अगला हेडिंग है व्यक्तिवादी विचार, हॉब्स के व्यक्तिवादी विचार, इंडिविजुअलिस्ट थॉट ऑफ हॉब्स। इंडिविजुअलिस्ट थॉट ऑफ हॉब्स, हॉब्स के व्यक्तिवादी विचार। ये शब्द सुनने में आपको कैसा लगा? अटपटा लगा या सामान लगा? क्या? और हम हमेशा कहते हैं जिस दिन आप शब्दों की सेंसिटिविटी समझ जाएंगे उस दिन अपने विषय समझ लिया। ये चाहे जीएस में पढ़िए चाहे विषय में पढ़िए, भाई शब्द सब बाकी तो सब लोग रट लेते हैं। जब आपको जिस दिन अच्छा कुछ शब्द के प्रति ज्यादा ही सेंसिटिव होते हैं, कोई आपको मैसेज करे आई डैश डैश यू, अब डैश डैश में तो क्या समझो बीच में, मतलब क्या आई टीच यू। याद रखिए कई जगह जरूरत से ज्यादा समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब वहां की सेंसिटिविटी ज्यादा है, ऐसी सेंसिटिविटी सब्जेक्ट के प्रति होनी चाहिए। आप कहते हैं समझ में नहीं आता, मैं कहता हूं समझ में नहीं आता, बस दिल नहीं लगाया, बस दिल दिक्कत यही है, समझ में क्या नहीं आएगा। बस सीधी से अब मैं बताइए इस हेडिंग में अटपटा क्या है? क्या व्यक्तिवादी, तो क्या प्रॉब्लम है इस व्यक्तिवादी में? क्या आपको ये कह रहा है कि व्यक्तिवादी विचार है, इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? एक बात याद रखिए, प्रॉब्लम ये है जो व्यक्तिवाद का मतलब है कि व्यक्ति को प्राथमिक बनाएगा। अब आप याद रखिए यूनानी युग में व्यक्तिवादी चिंतन था नहीं, समुदाय पहले, समुदाय पहले, कम्युनिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। हॉब्स ये दिख रहा है कि आधुनिक युग में लिख रहा है, और आधुनिक युग में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, लोग गांव से शहर में आने लगे और समाज बदला। और समस्या ये है, आप कहेंगे यार इतनी शक्तिशाली राजा की बात कर रहा है, और व्यक्तिवाद, व्यक्तिवाद का मतलब है जो विचारक व्यक्ति को पहले माने। आप कहेंगे ओ माय गॉड, कह रहा है राजा ईश्वर जैसा शक्तिशाली होगा, राजा लेवायथा होगा, इट विल बिकम अ जायंट डायनासोर जैसा होगा, और फिर कह रहा है व्यक्ति प्राथमिक होगा। अटपटा है या नहीं है? है, अटपटा है। इसे आप याद रखिए, जो भी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेगा, आप तो वही शुरुआत कर रहे हैं, जो एबीसीडी जानता होगा उसे आप कह देंगे यार ये बताओ एक विचारक क्या एक ही साथ निरंकुश शासक का समर्थक और व्यक्तिवादी हो सकता है? आप कहेंगे बेकार की बात करते हो, वैसा नहीं हो सकता। ऐसा केवल एकमात्र हॉब्स में है, उसमें है। ऐसा अब कैसे होगा उसको आगे बता देंगे आपको। लेकिन व्यक्तिवादी है कैसे, उसका पहला एग्जाम्पल आपको बता दें। अब जरा उसके कुछ फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्रयोग करें। फिजिक्स ज्योमेट्री का जब प्रयोग कर लिया, उसने क्या कहा? उसने क्या कहा? पहला पॉइंट, अब देखिए लिखने का तरीका आपको बता दें कैसे लिखी जाती चीजें। हॉब्स में कोई भी सवाल आ जाए, कोशिश करिए इंट्रोडक्शन में ये उसका मेथड आ जाए तो एग्जामिनर समझ लेगा आप हॉब्स को जानते हैं। ये लिखने का तरीका होता है। हर विचारक का क्रक्स होता है। प्लेटो कुछ था, तो जब आप हॉब्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अब ये नहीं है इंट्रोडक्शन, ऐसा नहीं हॉब्स इंग्लैंड में पैदा हुआ था तो लोग क्या बता रहे हो यार इंग्लैंड में पैदा हुआ, तो सब लोग लिख देंगे। हॉब्स जब पैदा हो रहा था तो स्पेन का हमला हो गया था, यही बात नहीं है। जब हॉब्स को इंट्रोड्यूस करिए तो उसने क्या कही है, एक विचारक जिसने इंग्लैंड में राज्य सरकार के अध्ययन के लिए भौतिकी का, ज्यामिति का, मनोविज्ञान का प्रयोग किया, दैट वाज समथिंग बियॉन्ड इमेजिनेशन। इसलिए आप याद रखिए, यानी इफ समबडी इज यूजिंग फिजिक्स, इन ज्योमेट्री, साइकोलॉजी फॉर स्टडिंग पॉलिटिक्स,
ये सुनने में अटपटा लगता है कि नहीं? यार फिजिक्स का प्रयोग कैसे कर देगा? तो उसने किया। कैसे किया? पहला पॉइंट, हॉब्स का विचार भौतिकवादी है। द आइडिया ऑफ हॉब्स इज ए मैटेरियलिस्ट। हॉब्स का विचार भौतिकवादी है और उसने गैलीलियो की भौतिकी का प्रयोग करते हुए कहा while utilizing the physics of Galileo, he said that while utilizing the physics of Galileo, he said that उसने गैलीलियो की भौतिकी का प्रयोग करते हुए कहा कि व्यक्ति विभिन्न प्रकार के अणुओं से मिलकर बना है। While utilizing the physics of Galileo, he said that individual is made of various atoms or individual is the collection of atom. व्यक्ति भौतिक तत्वों से मिलकर बना है। अब सीधी सी बात है, अगर हम अणु से मिलकर बने हैं, यानी व्यक्ति किससे मिलकर बना है? मैटर। भौतिक तत्व क्या है? मैटर। इसका मतलब आत्मा परमात्मा से कोई चीज तो है नहीं। अच्छा, हमारे यहां तो लोग कहते हैं ये लोगों का डेथ हो जाता है तो कहते मिट्टी लेके जा रहे हैं। ये मिट्टी ही तो है। इसे हिंदी में छित जल पावक गगन समीरा, ये 5 एलिमेंट ऐसे हैं विच इज इवन मेकिंग अवर बॉडी। ये 5 एलिमेंट है, अर्थ है, वाटर है, एयर है, इवन फायर है। दीज आर बेसिक एलिमेंट विच आर मैटर। इसलिए इसने कहां सीखा? भौतिक से। व्यक्ति का शरीर भौतिक तत्वों से मिलकर बना है। और एक बात याद रखिए, व्यक्ति से आत्मा निकाल लीजिए, परमात्मा की आवश्यकता रहेगी ही नहीं। आत्मा होगा तभी तो। बाबा रामदेव क्या कहते हैं? योग किसका? आत्मा को परमात्मा से जोड़ दो। हॉब्स ने कहा आत्मा है ही नहीं है, परमात्मा खोज करने की आवश्यकता नहीं। खोज किसी करिए? कॉस्मेटिक्स की, बाल ठीक करिए, रंगिए अच्छे से। वो यूनानी दुनिया गई दोस्तों, नैतिकता बेकार, आत्मा परमात्मा कुछ नहीं है। इसे अच्छा कपड़ा पहनिए, जम के पिज्जा बर्गर खाइए, क्योंकि दोस्तों ये दुनिया भौतिकवादी है। ये सच्चाई है। संपत्ति रखिए अच्छी, बड़ी बड़ी कार रखिए, एटीएम अच्छा रखिए और जलवा दिखाइए अपना। मैटर नथिंग लाइक। बहुत ध्यान देने की बात है, जो लोग भगवान ईश्वर के पास क्यों जाते हैं? चर्च में क्यों जाते? परमात्मा से मिला देना। और परमात्मा आत्मा ही नहीं है। अच्छा, डॉक्टर ने बॉडी को कितनी बार छेड़फाड़ किया, कहीं आत्मा से भेंट हुई? लीवर मिल गया, हार्ट मिल गया, सोल आज तक मिला ही नहीं। होगा तब तो मिलेगा, तो क्यों न मान लिया जाए नहीं है? और किसी ने देखा तो मुझे बता दे, कोई ईश्वर से मिला भी नहीं। ये पृथ्वी घूम रही, देखिए हमने तो छोड़ दिया है चंद्रयान, उसको यहां से चेंज कर रहा है, सर्किल बदलता चला जा रहा है। बिना वजह ईश्वर आत्मा परमात्मा है क्या? बिना देखी हुई चीज मानने का बिना वजह से होता नहीं। इसे पहला, आप किससे मिलकर बने हैं? भौतिक तत्वों से। क्या चाहिए? इसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाना छोड़िए, कुछ मिलेगा नहीं यहाँ पे। लेकिन एक बात है, दूसरा उसने कहा भौतिक तत्व की दूसरी विशेषता होती है, भौतिक तत्व कभी रुकता नहीं, इट इज ऑलवेज इन फ्लक्स एंड मोशन। उसने दूसरी विशेषता क्या कही? भौतिक तत्व क्या होते हैं? गति करते रहते हैं। भौतिक तत्व गति करेंगे तो मानो किससे मिलकर बना है? भौतिक तत्वों से। अच्छा, आप गति कर रहे हैं या रुके हुए हैं? क्या? अच्छा, आप गति कर रहे हैं। अच्छा,
मुझे तो स्थिर दिख रहे हैं। कौन गति कर रहा है? अच्छा, शरीर में गति हो रही है, कैसी? सही बात है। देखिए, सम इनवॉलेंट्री मोशन ले बाइथम उसने लिखा भी, ही इज स्पीकिंग लाइक अ साइंटिस्ट। उसने कहा कि शरीर कैसा है? अलार्म क्लॉक जैसा है। अलार्म क्लॉक जैसा है, जिसमें बहुत सारी इधर से तार जुड़े हुए हैं, उधर से तार जुड़े हुए हैं। आजकल तो वैज्ञानिकों ने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिए हैं। पता नहीं क्या क्या बॉडी का ट्रांसप्लांट हो जा रहा है, बिना ईश्वर से पूछे। ईश्वर से हमने कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया शरीर का। आप देखेंगे वेन्स, मैंने जैसे बाईपास सर्जरी होती है, वेन्स पैर से निकाली गई, यहाँ फिट कर दी गई। इस लाइक अलार्म क्लॉक। और दूसरी बात है, आप याद रखिए, यू आर नॉट स्टैटिक। गतियां दो प्रकार की होती हैं। एक इनवॉलेंट्री, कुछ ऐसी गति है जिसपे आपका नियंत्रण नहीं है। ब्लिंकिंग ऑफ योर आईज। अच्छा, कोई पलक के झपने को रोक के दिखा दो मुझे, मैं मान लूंगा आपका नियंत्रण है। दूसरा, सांस, ब्रीदिंग। तीसरा, ब्लड, फ्लो ऑफ ब्लड। भाई, शरीर का रक्त का प्रवाह है, आप रोक के दिखा दीजिए, या नहीं आने देंगे। और याद रखिए, इससे भी बड़ी गति, ये तो गति तो इनवॉलेंट्री है, इससे बड़ी गति वॉलेंट्री है, हमारी इच्छाएं। मानव जीवन को मोशन कौन देता है? हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश से दम निकले। इसे याद रखिए, मानव को सही में गति देने वाला कौन है? इच्छा। और मैं आपसे पूछूं कि आपकी इच्छा कितनी है? हॉब्स ने जवाब दिया। अच्छा, आपको क्या लगता होगा कि ना हमारी कोई इच्छा नहीं, बस सिविल सर्विस में एक रिजल्ट आ जाता, बस काम हो जाता। ये भी आप सोच रहे हैं, उसके बाद कोई नहीं सोचता। उसके बाद तो दोस्तों अलग अलग इच्छा होगी। हॉब्स ने देखिए कैसे फिजिक्स को जोड़ दिया मानव व्यवहार के साथ, लिखने की बात है। उसने कहा भौतिक पदार्थों में गति होती है, मोशन इज द फीचर ऑफ, भौतिक पदार्थों में गति होती है, मोशन इज द फीचर ऑफ मैटर। मोशन एंड मैटर अंडरलाइन, भौतिक पदार्थ और गति अंडरलाइन। और उसके अनुसार मानव भी सदैव गति करता रहता है। और उसने कहा कि मानव भी सदैव गति करता रहता है। और इसके अलावा उसने मनोविज्ञान का प्रयोग करते हुए कहा, he also utilized the psychology, he also utilized the psychology। उसके अलावा उसने मनोविज्ञान का प्रयोग करते हुए कहा कि व्यक्ति इच्छाओं के माध्यम से गति करता है। Even the desires of individual ensure the motion। व्यक्ति इच्छाओं के माध्यम से गति करता है। और याद रखिए, इच्छाएं कैसी होती हैं? कुछ चीज के प्रति हम अट्रैक्ट होते हैं और कुछ चीज के प्रति हमारा रिपल्सन होता है। अच्छा, कुछ चीजों को देख के हम हट जाना चाहते हैं, नहीं कि मतलब ठीक नहीं है, रास्ता बदल लेते हैं, और कुछ चीज के पीछे पड़ जाते हैं। मानव स्वभाव है या नहीं है? उसने कहा यही मानव की इच्छा है कि हम कुछ चीज को पाना चाहते हैं, कुछ चीज को भागना चाहते हैं। और मान लीजिए कि कुछ चीज के पीछे बहुत सारे लोग पड़ जाएं तो संघर्ष होगा या नहीं होगा? यही प्रॉब्लम है। उसने कहा इसलिए प्रॉब्लम आती है। और आप याद रखिए, जब से इतिहास बना आज तक
एक तो पहले देयर इज स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस, एक तो संसाधनों की कमी रही हमेशा, और दूसरा इच्छाएं अनंत रही। संसाधनों की कमी से ही संघर्ष नहीं होगा, इच्छाओं के अनंत होने से भी संघर्ष होता है। इसलिए समाज शांतिपूर्ण होगा, संघर्ष वाला होगा। सोसाइटी कैन बी पीसफुल। समाज संघर्ष होगा तो सवाल है संघर्ष क्यों होगा? अगला पॉइंट, उसने लेवायथा में लिखते हुए कहा, while writing in Leviatha, he said that, उसने लेवायथा में लिखते हुए कहा कि व्यक्ति की इच्छाएं अनंत है। There are infinite desires of individuals. व्यक्ति की इच्छाएं अनंत हैं। There are infinite desires of individuals. जो केवल मृत्यु के बाद ही समाप्त होती हैं। There are infinite desires of individual which came to an end after the death of individual. जो मृत्यु के बाद ही समाप्त होती हैं, which came to an end after the death of an individual. ये बात उसने कह दी कि मानव की इच्छाएं अनियंत्रित हैं, अनेक है, वो खत्म होगी लेकिन मरने के बाद। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, मैं अपने गांव में दद्दू से मिला तो मैंने, ही वॉज अराउंड द एज ऑफ 90 years, तो मैंने दद्दू से पूछा कि दद्दू कोई आखिरी इच्छा बची है क्या? तो मैंने सोचा कहीं तीर्थ यात्रा की बात करेंगे, अगर नहीं कोई इच्छा करना ना बेटा, एक मेरी इच्छा बची हुई है। मेरा क्या? उनका एरोप्लेन में बैठना चाहता हूं। उनको ओह माय गॉड। अच्छा, किसी बूढ़े आदमी को कहते दद्दू तू मर जा, लठ लेके मारेगा दोस्त। इसे एक बात आप याद रखिए, मानव की इच्छा तो अनंत है, लेकिन विच वन इज मोस्ट प्राइमरी डिजायर? जान है। अब किसी फ्लड में फंसे हुए आदमी को देखिए, और शायद इस बात का मतलब हम तब समझ पाते हैं जब जान कभी कोई नदी में डूबते डूबते बचा है, तब वो समझ है। यानी याद रखिए, अगला पॉइंट, हॉब्स ने कहा व्यक्ति की सबसे प्राथमिक इच्छा द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजायर ऑफ इंडिविजुअल इज सेल्फ प्रिजर्वेशन। व्यक्ति की सबसे प्राथमिक इच्छा उसका आत्म संरक्षण करना है। व्यक्ति की सबसे प्राथमिक इच्छा जीवन को बनाए रखना है, आत्म संरक्षण। अंडरलाइन, सेल्फ प्रिजर्वेशन इज मोस्ट फंडामेंटल डिजायर ऑफ ह्यूमन बीइंग। आपको कोई कहे कि चलो यार मैं तुम्हें खिलाऊंगा खूब, लेकिन उसके बाद तुमको मार दूंगा, आप जाएंगे? अच्छा, आप कहीं जा रहे हैं, आपका कोई कान नोच के लेके भाग जाए और कोई पर्स छीन के भाग जाए, विच इंसिडेंट इज मोर डेंजरस? सीज वेरी क्लेवर। तो भाई पर्स छीन के भाग जाए तो दूसरा पर्स ले, कान कहां से मिलेगा? दैट इज इंपॉर्टेंट। जान है, याद रखिए, अगर हमारे जीवन खत्म हो गया फिर तो कुछ भी नहीं दोस्तों। क्या शासन, क्या सिविल सर्विसेज। अब बाहर में कोई फंसा हुआ, पीटी दोगी? लेकिन निकाल लो यार, तुम मिले बेकार बात कर रहे हो। और सच एक बार हम लोग बताएं कि एक हम लोग हॉस्पिटल में बहुत शरारती बच्चा था, वो सबको तंग करता था, उसको स्विमिंग नहीं आती थी। तो हम लोग एक बार बस उसको बहका के नाव पे लेके बीच नदी में चले गए और सब उसके बाद कूद गए नदी में, और वो अकेला बचा। ऐसा हॉरर उसके चेहरे पर पहली बार दिखा।
अब उनका अब सब जा रहे हैं, अब तुम डूबोगे। एक बार गद्दाफी को, जब गद्दाफी वॉज अ किंग, गद्दाफी को जो गोली मारो का डोंट शूट में ऐसा गिरा रहा था, लगता था वो सब कुछ ले लो। याद रखिए, एक बात क्या हम नहीं छोड़ना चाहते, वन थिंग इज वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, जान है दोस्तों, जान है। इसे देखिए, पहले सिविल सर्विसेज है, पहले जान है, पहले पर्स है या पहले शरीर है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसलिए इसमें कहते नहीं, जीवन जीना तो सबसे बड़ी इच्छा है, रहना सबसे बड़ी इच्छा है, उसके बाद सारी इच्छा आती है, देन वाज यूटिलाइजिंग साइकोलॉजी। लेकिन अब सवाल है कि ठीक है, अगर सबकी इच्छाएं जान बचाने की है और सबकी इच्छाएं अनंत है, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम अलग जगह से है। प्रॉब्लम आई, अच्छा अभी तो हमने फिजिक्स का प्रयोग कर दिया है, गैलीलियो का प्रयोग तो कर दिया, ज्योमेट्री का प्रयोग नहीं किया हमने, साइकोलॉजी का प्रयोग भी कर दिया, उसने मानव स्वभाव को समझा। अब देखिए, मानव स्वभाव के लिए उसने हिस्ट्री देखा, फिलॉसफी, यूनानी युग में फिलॉसफी, मैकियावेली ने हिस्ट्री, जानना भाई हमें इससे मतलब नहीं। उसने अब मानव स्वभाव के लिए उसने ज्योमेट्री का प्रयोग कैसे किया? अगला पॉइंट, नहीं उसी अगले पॉइंट में ही है। मानवीय स्वभाव को समझने के लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन नेचर, फॉर अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन नेचर, उसने यूक्लिड की ज्यामिति का सहारा लिया। यूक्लिड की ज्यामिति, फॉर अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन नेचर, उसने यूक्लिड की ज्यामिति का सहारा लिया। इवन ही टुक द सपोर्ट ऑफ ज्योमेट्री ऑफ यूक्लिड फॉर डिफाइनिंग ह्यूमन नेचर। कैसे? अब सवाल है कैसे? तो पहला, उसके अनुसार ज्यामिति के निष्कर्ष द कंक्लूजन ऑफ ज्योमेट्री, ज्यामिति के निष्कर्ष सदैव सत्य होते हैं। The conclusion of geometry is always correct. ज्यामिति के निष्कर्ष सदैव सत्य होते हैं क्योंकि उसकी पूर्व मान्यताएं सच होती हैं। Because the premises of geometry is always correct. उसकी पूर्व मान्यताएं सच होती हैं। ज्यामिति के निष्कर्ष इसलिए सच होते हैं, उसकी पूर्व मान्यताएं सच होती हैं। द कंक्लूजन ऑफ ज्योमेट्री इज ऑलवेज करेक्ट ड्यू टू द करेक्शन ऑफ इट्स प्रीमाइस। जैसे त्रिभुज के 3 कोण का योग 180 अंश है, जैसे त्रिभुज के 3 कोण का योग 180 अंश है, द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ a triangle is 180 डिग्री। त्रिभुज के 3 कोण का योग 180 अंश है। इसी मान्यता पर समूची ज्यामिति बनी हुई है। इसी मान्यता पर
समूची ज्यामिति बनी हुई है। The entire geometry is based on this principle कि entire geometry is based on this principle। ठीक उसी प्रकार राजनीति विज्ञान में भी यह मान्यता स्वीकार किया गया। सिमिलरली हॉब्स एक्सेप्टेड द प्रीमाइस। राजनीति विज्ञान में भी मान्यता स्वीकार किया गया कि मानव का स्वभाव स्वार्थी, लालची, शक्ति और यश प्राप्त करने वाला है। ठीक इसी प्रकार यह स्वीकार किया गया कि ह्यूमन नेचर इज egoist, selfish. Human being want to get glory and power. Individual want to get glory and power. मानव को अब देखिए ज्योमेट्री और पॉलिटिक्स ने कैसे सिमिलर कर दिया, क्योंकि यूक्लिड के ज्यामिति से बड़ा प्रभावित था और जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आया था उसका उस समय पढ़ाने का अजीब सा तरीका था, इस जिसको थे स्कॉलस्टिक सिस्टम। जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हॉब्स आया था तो उस समय जो पढ़ाने का तरीका उन लोगों का था उसको कहते हैं स्कॉलस्टिक सिस्टम। स्कॉलस्टिक का मतलब था SCHO स्कॉलस्टिक का मतलब यह था लोग ईश्वर आत्मा परमात्मा को तार्किक रूप में प्रमाणित करते थे, यानी they were engaging in the logical justification of the God। जैसे मान लीजिए कि मैं ईश्वर को आस्था के बजाय तर्क के आधार पर भी प्रमाणित कर सकता हूं, इसी का नाम है स्कॉलस्टिक मेथड। जैसे मैं ये कहूं कि आपका घर, अगर मैं आपके घर में जाऊं तो सब चीज सिस्टमेटिक दिखेंगे क्योंकि somebody is living there। यही तो प्रमाण है, कोई रह रहा है कोई नहीं रह रहा है। वैसे देयर इज ए सिस्टम इन नेचर, सूरज डेली ईच एंड एवरी डे सन इज राइजिंग फ्रॉम ईस्ट, इट इज सेटिंग टू द वेस्ट। इसका मतलब है कोई न कोई ईश्वर है। तो लोगों ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लोगों ने क्या किया था, धर्म को ईश्वर को प्रमाणित करने के लिए तमाम तर्क ला रहे थे, जिससे लोगों ने कहा था स्कॉलस्टिक सिस्टम, जो कि पहले ईश्वर को प्रमाणित करने के लिए धार्मिक ग्रंथों का सहारा लिया जाता था। इन्होंने अलग तरीका अपना लिया। हॉब्स ने आउटराइटली इसको क्रिटिसाइज किया, अपना बेकार की बात है। हॉब्स ने क्या किया अब देखेंगे कि अच्छा फिजिक्स का प्रयोग कैसे किया, ये बात स्पष्ट है। फिजिक्स का प्रयोग क्या है, व्यक्ति अणु है तो ठीक वैसे संसार अणु से मिलकर बना हुआ है, तो अणु को समझ लीजिए मोशन है, व्यक्ति में मोशन है, तो जैसा अणु का व्यवहार होता है ऐसा व्यक्ति का व्यवहार होता है, दैट इज फिजिक्स। ज्योमेट्री से उसने क्या बात सीखी कि ज्योमेट्री का प्रीमाइस जिसे कहते हैं प्रमेय है। द प्रीमाइस ऑफ ज्योमेट्री इज वेरी फिक्स। और प्रीमाइस ऑफ ज्योमेट्री क्या है कि त्रिभुज के 3 कोण का अंश कितना होता है 180। इसी प्रीमाइस पे पूरी ज्योमेट्री बेस है। तो हॉब्स ने कहा कि आखिर में ज्योमेट्री के निष्कर्ष इतने परफेक्ट आते हैं, ऐसा निष्कर्ष मुझे पॉलिटिक्स में भी चाहिए। तो उसने कहा ऐसा निष्कर्ष कब आएगा, जैसे त्रिभुज के 3 कोण के अंश 180 अंश होते हैं, वैसे मानव का स्वभाव कैसा है, स्वार्थी, लालची। ह्यूमन बीइंग इज इगोइस्ट, सेल्फिश, पावर सीकिंग। यानी आपको क्या चाहिए, शक्ति चाहिए, समृद्धि चाहिए, यश चाहिए, मानव का स्वभाव है। आप कहेंगे यार ये तो मैं केवली बात को रिपीट कर रहा हूं, बस फर्क ये है मैं केवली न फिजिक्स का नाम लिया ना ज्योमेट्री का। जो बात मैं केवली बड़े कॉमन सेंस से कह दी, उसके लिए हॉब्स ने इतना बड़ा बाउंडर खड़ा कर दिया। पर्पस तो एक ही था और यही साइन है स्कॉलर का, अदरवाइज हम हॉब्स को हम क्यों पढ़ते। जो मैं केवली ने बात कही वही हॉब्स ने भी कह दिया, उसके लिए उसने ऐसा आधार बता दिया
इसे ज्योमेट्री को उसने कहा कि अब मैं पॉलिटिक्स ऐसा बनाऊंगा जैसे ज्योमेट्री का प्रिंसिपल है। तो ज्योमेट्री के प्रिंसिपल को खत्म करना है तो पहला आपको ये प्रीमाइस बदलना पड़ेगा। इसलिए उसने क्या कहा, मानव स्वार्थी है, लालची है, मेरा यही प्रीमाइस है, इसी पर मैं पूरी पॉलिटिक्स खड़ा कर दूंगा। अब बताइए, अगर व्यक्ति स्वार्थी है, व्यक्ति अणु से मिलकर बना है, व्यक्ति का जीवन बचाना मुख्य है, तो हॉब्स व्यक्तिवादी हुआ या नहीं हुआ? अब बताइए, हॉब्स ने परिवार की बात की, चर्च की बात की, गांव की बात की? अरस्तु ने गांव की बात की थी, अरस्तु ने चर्च की, अरस्तु ने धर्म की बात की, परिवार की बात की। हॉब्स के चिंतन में व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति, और इसी को अगर फिजिक्स की भाषा में कहें तो व्यक्तिवाद का दूसरा भी नाम है एटोमिस्टिक सोसाइटी। तो आप कहेंगे क्या, यानी व्यक्ति मिल गया समाज बन गया और व्यक्ति हट गया समाज खत्म। व्यक्ति के अलावा और कोई चीज है ही नहीं है। व्यक्तिवादी कहा जाए ना कहा जाए, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैकियावेली के चिंतन में राजा का ही ध्यान मुख्य था। मैकियावेली ने थोड़े कहा कि मानव जीवन का उद्देश्य सेल्फ प्रिजर्वेशन है, मानव ऐसा होता है, तो एक लाइन में मानव को नियंत्रित करने की बात भले उसने कर दी, हॉब्स ने इसको आगे बढ़ा दिया। तो आप देखेंगे फिजिक्स का भी प्रयोग कर दिया, ज्योमेट्री का प्रयोग कर दिया उसने, साइकोलॉजी का प्रयोग कर ही दिया। इसलिए उसकी पद्धति का एक नाम दिया जाता है। तो हॉब्स की पद्धति क्या है? मैकेनिकल मैटेरियलिज्म, यांत्रिक भौतिकवाद। इसलिए उसकी पद्धति का जो सेबाई ने नाम दिया, उसने जो अध्ययन का तरीका अपनाया उसे हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल मैटेरियलिज्म। ये मैटेरियलिज्म क्यों है? भौतिकवादी था। मैकेनिकल क्यों है? फिजिक्स के मानने के कारण। इट्स मैकेनिकल, एटम, फिजिक्स, मोशन, मैकेनिकल। मैटेरियलिज्म, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, चर्च, नथिंग, कुछ भी नहीं है। मैकेनिकल बात करने का दूसरा भी तरीका है। अब देखिए, इतनी बात पढ़ने से लगता है कि नहीं ये व्यक्ति पहले आता है। अगला पॉइंट भी, अगला हॉब्स ने तो यहां तक कहा, हॉब्स ने तो यहां तक कहा कि व्यक्तियों से ही मिलकर समाज बनता है। Even society is also comprised from individuals. व्यक्तियों से ही मिलकर समाज बनता है। इसीलिए हॉब्स के समाज को अणुवादी समाज भी कहा गया। इसलिए हॉब्स के समाज को अणुवादी समाज, एटोमिस्टिक सोसाइटी, हॉब्सन सोसाइटी इज ऑल्सो नोन एज एटोमिस्टिक सोसाइटी। हॉब्स के समाज को अणुवादी समाज कहा गया। अच्छा, मेट्रो से आते हैं आप लोग, मेट्रो से आते हैं। अच्छा, मेट्रो में कैसे, कई बार मेट्रो में जैसे आप जाइए, मेरे सामने जो खड़ा है, 2 बार मैंने इसको देखा, 2 बार उसमें मैंने इधर मुँह कर लिया, उधर मुँह कर लिया। अणु का व्यवहार है मानव का? अरे मानव का व्यवहार ऐसा होता है, हेलो हाय करते हैं, परिचय पूछते हैं, और आप कहां से हो, क्या खाना नाश्ता किया है, चाय पिया है। गांव में जाते हैं तो ऐसे लोग बोलते हैं, ऐसे 2 बार मुंह देखा उसका इधर कर लिया। अच्छा, एक अणु का दूसरा, अगर दुनिया अणु से मिलकर बनी है, एक अणु का दूसरा अणु क्या रिलेटिव है, चाचा है, ताऊ है, मामा, क्या रिलेशन होता है अणुओं के बीच में? एक बात याद रखिए, जस्ट यू ट्रेवल इन मेट्रो, ये समाज अणुवादी है। 2-4 अणु एक स्टेशन से घुसे, 3-4 अणु निकल गए, होता नहीं। और एक खास बात है, इतने लोगों को मैं क्लास के बाद ढूंढना चाहूं, मैं इकट्ठा कर पाऊंगा? एटम की तरह क्लास से निकलते हैं और एटम की तरह भाग जाते हैं। याद रखिए, शहरों ने कौन सा समाज बनाया है? एटोमिस्टिक। अब मानव है या एटम है? एटम है दोस्तों। इसे, अच्छा, यहां आपका कौन रिलेटिव है?
लो, हम रिलेटिव कहां से हो गए यार? हाँ, ये बात तो आपका धन्यवाद की, लेकिन आप हमें रिलेटिव मान रहे दोस्तों, ऐसा रिलेटिव यहाँ कोई नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है, जिस कमरे में हम रहते हैं बगल वाला क्या हम नहीं जानते? यहाँ लोग नंबर से जाने जाते हैं, नाम से? नंबर से। अब नंबर जाने जाते हैं, और याद रखिए इसलिए एटोमिस्टिक सोसाइटी व्यक्ति का है, नाम नहीं है, नंबर है। और एक बात तो एक स्टूडेंट थे, बहुत भावुक हो गए। कई बार स्टूडेंट मुझसे ऐसी बातें भी बता देते हैं, मैंने कहा था यार मेरे पढ़ाई की बात किया करो। कई बार लोग भावुक हो जाते हैं। उनका सर मेरे फर्स्ट फ्लोर पर शादी हो रही थी, मुझे बुलाया नहीं। मैं देखता रहा कि एटोमिस्टिक सोसाइटी दोस्तों, एक बात देखिए दिल्ली का आधुनिक समाज कैसा हो गया, अणुवादी। हम यकीन मानिए गांव वगैरह में तो लोग मना करते थे, बारात मत जाओ भाई, नहीं खिला पाएगा यार, मत जाओ। घर से एक आदमी बुला के पूरा परिवार बैठ के चलाता था, और हम लोग तो छुप के ट्रैक्टर में बैठ जाते थे। आपको शायद आश्चर्य लगेगा, मई जून के दोपहर में ट्रैक्टर में खुले, मतलब ट्राली जो कोई यूज होती ट्रैक्टर की, उसमें कोई शेड नहीं। क्यों? एक दो लड्डू खाने की इच्छा होती थी। दिल्ली में आपको पता चले बाराती मिल्क में किराए पे मंगाए जाते हैं दोस्तों, किराए पे। एक बारात में गया, दो बैंड पार्टी थी, मतलब ये क्या है? उनका बाराती है ही नहीं, कम से कम यही दिखेंगे। समाज कैसा हो गया अणुवादी दोस्तों, न कोई न हम किसी के, न कोई हमारा, ऐसा हो गया समाज दोस्तों। आधुनिक समाज ने ऐसा बना दिया हमें। अब इसी को आप पहले आजाद हो गए अणुवादी समाज। हॉब्स इज टॉकिंग लाइक ए स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स। इसमें हर चीज का मोशन का, अगर किसी क्वेश्चन में कभी, जैसे कई बार क्या होता है जो लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं, वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम देके स्टेटमेंट रटते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, ये क्लू है इसका। हर विचारक के विशेष शब्द हैं, अगर उसको आपने समझ रखा है तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम अपने आप से ही हो जाएगा। तो रटने से कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम पास नहीं होता। इसे हॉब्स स्पीकिंग लाइक अ फिजिक्स एंड ज्योमेट्री। अब उसमें, अब बताइए, जो व्यक्ति को इतना प्रभावी रूप में बल दे रहा है, समाज को नहीं मानता। अगर सोच के देखेंगे, हॉब्स समाज और राज्य को प्राकृतिक मानेगा या यांत्रिक? अरे इसने मानव को ही अंदर जैसा मान लिया। अब कितना बड़ा चेंज आ गया। प्लेटोनिक जमाने में क्या था? राज्य प्राकृतिक, व्यक्ति प्राकृतिक। इन सब लोगों ने क्या था? यांत्रिक, मशीन। आधुनिक जमाने ने क्या हमें सिखाया? मशीन, लाइक अ मशीन। हॉब्स व्यक्तिवादी है या नहीं है? है या नहीं है? है वो। देखो बड़ी बड़ी बात कह दी, लेकिन विरोधाभास से बना हुआ है। व्यक्तिवादी एक तरफ है, दूसरी तरफ इतने शक्तिशाली राजा का समर्थन है। ये कैसे? ये कैसे? ये उसके विचार में प्रॉब्लम है। लेकिन दोनों का सामंजस्य कैसे किया जाए? हम निष्कर्ष कहां निकालें? वो व्यक्तिवादी है या पूर्ण सत्तावादी? पूर्ण सत्तावादी एब्सोल्यूटिस्ट, तानाशाही। तानाशाही करिए, पूर्ण सत्तावादी, अधिनायकवादी, जो भी कह लीजिए। वेदर हॉब्स राजा को ज्यादा शक्ति प्रदान करना चाहता है या व्यक्ति को? किसको? दोनों बातों में सामंजस्य कैसे बैठेगा? इस पर भी आएंगे, लेकिन अगला हेडिंग लिखिए, अगला हेडिंग। अब आप देखेंगे, ये आपके आईएएस मेंस का सवाल आप देखिएगा, उसमें वो सवाल पूछा गया, हॉब्स व्यक्तिवादी विचारक के रूप में कमेंट। हॉब्स व्यक्तिवादी विचारक के रूप में कमेंट, ये पूछा गया। तो अगला हेडिंग है, हेडिंग है हॉब्स के राजनीतिक बाध्यता का सिद्धांत, द नोशन ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन इन हॉब्स। द नोशन ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन इन हॉब्स। अच्छा, आप ये कहेंगे यार ये पश्चिमी लोग व्यक्ति को स्वार्थी बताने लगे। हॉब्स ने कहा व्यक्ति स्वार्थी नहीं है, वो और ज्यादा है। वो उसने तो ऐसा मानव का स्वभाव बता दिया, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। तो यह राजनीतिक बाध्यता का सिद्धांत, हिंदी में कहते हैं राजनीतिक बाध्यता का सिद्धांत।
पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। अच्छा, उस पर रहने से पहले आपको यही बता दिया मानव स्वभाव उसने कैसा कहा। आप यहां जो क्लास करने आए हैं तो अपना कमरा बंद करके आए हैं? अगर रूममेट नहीं है तो अपने कमरे में लॉक लगा के आए हैं, खुला रख के आए हैं? क्या लॉक लगा क्यों आते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। और कई बार हम लॉक लगा उसे 2-3 बार खींचते हैं कि ऐसा नहीं तो दूसरा के खींच ले। एक खास बात है, ये लॉक है या दूसरे पर अविश्वास है? दैट्स ट्रू। अच्छा, हॉब्स ने तो इतना तो कहा है कि मानव इतना स्वार्थी है कि शक्ति प्राप्त करना चाहता है, सुरक्षा प्राप्त करना चाहता है, दूसरे पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। यहां तक कि कहीं वॉक भी करेगा एक छोटा सा डंडा हाथ में रखेगा। और एक खास बात है, जब आप रेल यात्रा करते हैं, कहीं पे जाते हैं तो बैग वगैरह चेन में बांध के रखते हैं, ऐसे रख देते हैं। और उससे एक बार तो मैं यात्रा कर रहा था, मेरे बगल का आदमी था, इतना पूरा उसने जूता सर पर रख लिया। उसे किसी ने कहा यार तुम जूता सर पे क्यों रखा हुआ है? और कई बार तो ऐसा होता था, अभी तो ट्रेन में और पंखे, अब कई लोग तो क्या करते हैं पंखे के ऊपर चप्पल रखते हैं और चप्पल से पूरा जो धूल ढक्कन नीचे आता है। सवाल यार चप्पल भी नीचे रखने को तैयार नहीं है। हमें किसी पर विश्वास है या नहीं है? हाथ से कहा ना नहीं है भाई, विश्वास नहीं है। यानी मानो विश्वास करने लायक है नहीं दोस्तों। तो सवाल ये है, मानव स्वार्थी है? अब जरा अच्छा एक बात है, जो भी फिलोसफर होते हैं, हमने पहले बताया फिलोसफर का स्वभाव, फिल्म डायरेक्टर का स्वभाव, पोएट का स्वभाव एक ही होता है, कल्पना खूब करते हैं। ये विचारों की दुनिया में भाई इनका पर्पस है फिक्स है। अब जानते हैं फिल्म निर्माता का मतलब क्या है? उसको फिल्म 3 घंटे चलानी है। तो मान लीजिए बीच में हीरो हीरोइन मिल गए तो ऐसा लगे फिल्म खत्म हो गई, तो उसके बाद हीरो दुर्घटनाग्रस्त, याददाश्त चली गई, याददाश्त आते आते अगला 1.5 घंटा और निकल जाएगा। दैट इज एक्चुअली क्रिएटेड इन द फिलोसफर। तो सवाल यह है, मानव का स्वभाव बुरा है? तो कल्पना करके देखिए, कल्पना करने में कोई बुराई नहीं है। ऐसी कल्पना एक बात देखिए, ज्योमेट्री का आदमी कल्पना करता है, माना एक्स का मूल्य 10 रुपए है। अच्छा, मैथमेटिक्स में कल्पना करते कि नहीं? ऐसे हॉब्स ने कल्पना किया कि assume that the value of something is ₹10, the value of x is 10। ऐसे हॉब्स ने भी कल्पना की है, ज्योमेट्री का प्रयोग किया, उसने कल्पना कर ली। आप भी कल्पना करके देखिए, कुछ दिनों में दिल्ली में मैं कहूं कि सरकार नहीं रहेगी, पुलिस रही रहेगी, न्यायपालिका नहीं रहेगी, 1 महीने राम राज्य रहेगा, कोई आपके ऊपर नियंत्रणकारी शक्ति नहीं रहेगी। क्या होगा? इसके याद रखिए, अब होगा क्या? जो बिल्कुल हट्टा कट्टा व्यक्ति होगा वो सबकी बाइक कार छीन के निकल देगा। और आप क्लास में आ पाएंगे कोई गारंटी नहीं है, आ गए तो निकल पाएंगे कोई गारंटी नहीं है। इसका सच बात है, मेरे साथ भी यही होगा, मेरे साथ भी यही होगा। और खास बात है, आप क्लास में आते हैं, यहां बहुत सीधे से बैठे रहते हैं और उसके बाद बहुत सीधे से निकल जाते हैं। ये आपकी अच्छाई है, किसी का भय है? क्या ना? बिल्कुल अच्छाई नहीं, ये भय ही है दोस्तों। भाई हॉब्स के हिसाब से देखेंगे, हॉब्स ने कहा याद रखिए, मानव अच्छा ना 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 ना, अच्छा नहीं, उसके सामने क्या होना चाहिए? डंडा। इसे उसने कल्पना की, कल्पना करके देख लीजिए, जहां राज्य नहीं होगा, सरकार नहीं होगी, और राज्य नहीं होगा, सरकार नहीं हुए तो न्यायालय नहीं होगा, लॉ नहीं होगा, और लॉ नहीं है तो न कुछ नैतिक है, न कुछ समाज नहीं होगा, न कुछ नैतिक, न कुछ अनैतिक, न सही न गलत। इसका मतलब होगा जैसे बड़ी मछली छोटी मछली खा जाती है, जैसे शेर छोटे जानवरों को खा जाता है, वैसे समाज में हो जाएगा। इसलिए आपकी जान पर खतरा होगा या जान बचा रहेगा? तो आप बताइए, जान बचाने के लिए कुछ करेंगे? जान बचाने के लिए कुछ करेंगे? क्या करेंगे? क्योंकि हॉब्स ने बात कही है, हॉब्स ने बात कही है, क्या
कि मान लीजिए कि हॉब्स ने कहा है कि जब राज्य नहीं रहेगा, सरकार नहीं रहेगा, तो लोग आपस में लड़ेंगे, लेकिन लड़ने में कौन फायदे में जाए, कौन घाटे में जाएगा, इट इज मैटर ऑफ डिस्प्यूट। क्योंकि कुछ लोग मानसिक रूप में बड़े होशियार होंगे और कुछ शारीरिक रूप में। जो शारीरिक रूप में कमजोर होगा दोस्तों को लाके किसी को मार देगा। यदि जरा सोच के देखिए, राज्य सरकार नहीं होगी, दुनिया अंडरवर्ल्ड जैसी होगी। अंडरवर्ल्ड में कब कौन मार जाता है पता ही नहीं चलता। और अगर हॉब्स की जो कल्पना है उसको एग्जैक्टली करके देखना चाहते हैं, जस्ट गो इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में राज्य सरकार के रहने का मतलब कोई नहीं है। कहीं बम ब्लास्ट हो जा रहा है, कहीं कुछ भी हो जा रहा है। आपको क्या रहना है, राज्य के भीतर या राज्य के बाहर? बिना राज्य के रहना है या राज्य के साथ रहना है? और जब आपको राज्य के साथ रहना है तो यही प्रिंसिपल क्या है, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, राजनीतिक बाध्यता का सिद्धांत। तो सवाल है कि राज्य मतलब क्या है, पहला पॉइंट। हाँ, अभी हम बताएंगे, अभी इसी निष्कर्ष समझेंगे। व्यक्तिवादी है, सत्तावादी है, निष्कर्ष देना बाकी है। पहला पॉइंट, पहला अगला, हॉब्स ने राज्य की उपयोगिता स्पष्ट करते हुए कहा, while demonstrating the utility of a state, utility underline, Hobbes said that it preserves the human life, individual life. हॉब्स ने राज्य की उपयोगिता स्पष्ट करते हुए कहा, आत्म संरक्षण के लिए राज्य आवश्यक है। आत्म संरक्षण के लिए राज्य आवश्यक है। इट इज इवन यूटिलिटेरियन फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन। बस एक बात आपको याद दिला दें, जब मैंने कोई स्कॉलर कह रहा है आत्म संरक्षण, तो आप उसके लिए ये शब्द का, तो उसका मतलब जीवन, जान, आत्म संरक्षण, स्वतंत्रता नहीं, अधिकार नहीं। तो जो की टर्म स्कॉलर यूज करे उसको ध्यान से आप देखिए, सेल्फ प्रिजर्वेशन, बाकी उसने शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो आत्म संरक्षण क्या लिखा आपने, राज्य आवश्यक है। इसलिए राज्य के अभाव में, इन एब्सेंस ऑफ स्टेट और इन एनार्की, राज्य के अभाव में व्यक्ति का आत्म संरक्षण खतरे में आ जाएगा। सेल्फ प्रिजर्वेशन विल बी इन डेंजर। राज्य के अभाव में व्यक्ति का आत्म संरक्षण खतरे में आ जाएगा। सेल्फ प्रिजर्वेशन इज इन डेंजर इन एब्सेंस ऑफ स्टेट और इन एनार्की। अगला, उसके अनुसार व्यक्ति का स्वभाव स्वार्थी है। The nature of individual is a selfish, व्यक्ति का स्वभाव स्वार्थी है जिसे भय से ही नियंत्रित किया जा सकता है। व्यक्ति का स्वभाव स्वार्थी है जिसे भय से ही नियंत्रित किया जा सकता है। The nature of individual is selfish. Therefore, fear, the punishment of fear, is only the way to regulate the individual behavior. उसे दंड के भय से ही नियंत्रित किया जा सकता है, जिसके लिए एक शक्तिशाली राज्य आवश्यक है।
which requires a strong state, a strong king, जिसके लिए एक शक्तिशाली राज्य आवश्यक है। अगला पॉइंट, हॉब्स ने माना कि राज्य या राजा, स्टेट और किंग, हॉब्स सेड दैट, हॉब्स ने माना कि राज्य या राजा ईश्वरीय या प्राकृतिक नहीं है, स्टेट और किंग इज नॉट डिवाइन और नेचुरल, राज्य और राजा दैवी और प्राकृतिक नहीं है, अपितु मानव के द्वारा निर्मित है। इट इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग और इट इज क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल्स। ये राज्य के द्वारा निर्मित है। अब देखिए, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको बता दें, अब कंपेयर कर दें जो हमने आपको यूनानी युग को बताया था। ये कितनी बड़ी बात है कि राज्य, देखिए, राज्य मानव के द्वारा निर्मित है। ये बात हॉब्स ने पहले कही। इससे पहले लोग क्या मानते थे? चर्च भी ईश्वरीय है और राजा भी ईश्वरीय है। उसने ईश्वर को तो बिल्कुल रिप्लेस ही कर दिया। इधर चर्च ने उसके खिलाफ फतवा जारी किया था, उसको आधुनिक भाषा में कहिए तो उसने कहा था, अरे भाई मैं धर्म का विरोधी नहीं हूं। उसने बाद में एडमिट किया था। लेकिन अब देखिए, ग्रीक एज में, अब ग्रीक एज को जरा कंपेयर कर लीजिए तो आपको, इसलिए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एक एक कॉन्सेप्ट और क्लियर होते चलेंगे कि हर चीज एक साथ नहीं बताई जा सकती। ग्रीक एज में क्या माना गया था? राज्य क्या है? प्राकृतिक है। और राज्य क्या है? नैतिक है। ध्यान रखिए, ग्रीक एज में कहा गया था राज्य प्राकृतिक है, नैतिक है। हॉब्स ने क्या कह दिया? हॉब्स ने क्या कह दिया? राज्य प्राकृतिक है या मशीन है? मशीन। देयरफॉर इट इज अ मैकेनिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। फिजिक्स का प्रभाव देखिए, फिजिक्स तो मशीन ही मानता है। जब व्यक्ति को ही मशीन उसने कह दिया, स्टेट इज लाइक अ मशीन, देयरफॉर इट बिकेम अ मैकेनिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। प्राकृतिक नहीं रहा, मैकेनिस्टिक। अच्छा बताइए, एसी क्या है? मशीन है, प्राकृतिक है? मशीन है। और मशीन है तो स्वाभाविक रूप में कुछ काम कर रहा है, इसमें लगा रखा है, और हम लगा रखा है तो हम चेंज नहीं कर देंगे। इसलिए स्टेट इज ऑल्सो मशीन। लेकिन लगा क्यों रखा है? जान बचाने वाली संस्था है। इसलिए पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का, राजनीतिक बाध्यता का सीधा सा मतलब होता है, हमें राज्य की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए? राज्य की आवश्यकता क्या है? राज्य की उपयोगिता क्या है? व्हाट इज यूटिलिटी ऑफ स्टेट? व्हाई वी शुड ओबे द ऑर्डर ऑफ स्टेट? सवाल तो यही है। राज्य हमें क्या दे देगा? तो राज्य रहेगा, जान बची रहेगी, और जान है तो जान है। और दूसरी बात उसने क्या कहा? ऑर्गेनिक नहीं है, ये प्राकृतिक नहीं है, ह्यूमन मेड है। और क्या है? इट्स मेड बाय द इंडिविजुअल। ये व्यक्ति से बनाता है, ये प्राकृतिक भेद नहीं है। अब बताइए, अच्छा बताइए, बनाने वाली संस्था महत्वपूर्ण या बनने वाली? बनाने वाला महत्वपूर्ण या बनने वाला? बनाने वाला। बना कौन रहा है राज्य? व्यक्ति। तो व्यक्तिवादी की पूर्ण सत्तावादी? अजीब सी बात नहीं हो रही है? राज्य मानव के द्वारा निर्मित है। व्हाट
अब आप देखें इसी आधुनिक युग में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, स्टेट इज मशीन, ऑर्गेनिक नहीं है, स्टेट इज मशीन। और मशीन की आवश्यकता क्यों पड़ी? झगड़ा होता है, विवाद है समाज में। स्टेट मशीन है या डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है। जीएस के पेपर में देखिएगा, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, भाई झगड़ा होगा, स्टेट अंपायर है, क्रिकेट खिलाड़ी खेल रहे हैं तो थोड़ा सा मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा। स्टेट इज अंपायर, तटस्थ है, निष्पक्ष है, नियंत्रण करेगा। अब बताइए मामला फंस, अच्छा राज्य उपयोगी है अनुपयोगी? उपयोगी है, तो अब सवाल है वो व्यक्तिवादी है पूर्ण सत्तावादी? मैंने एसी बनाया, एसी ने मुझे बनाया, मतलब मैंने का मतलब हमारे किसी परिचित व्यक्ति ने बनाया इसे। प्राथमिकता किसकी? अगला पॉइंट, अगला तो हॉब्स ने कहा शक्तिशाली राज्य अराजकता से बेहतर है। एब्सोल्यूट स्टेट, एब्सोल्यूट स्टेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनार्की। शक्तिशाली राज्य अराजकता से बेहतर है। एब्सोल्यूट स्टेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनार्की। लेकिन राज्य का निर्माण व्यक्तियों के द्वारा किया गया, बट स्टेट इज मेड बाय इंडिविजुअल्स। राज्य का निर्माण व्यक्तियों के द्वारा किया गया जिससे वह व्यक्तिवादी प्रतीत होता है। स्टेट इज मेड बाय इंडिविजुअल्स, देयरफॉर he appears as an individualist। जिससे वो व्यक्तिवादी प्रतीत होता है। इसीलिए सेबाइन ने कहा, therefore सेबाइन said that, इसे सेबाइन ने कहा, लेकिन क्या कहा? कल, आज बात कल